आपण दिलेला आहे नैसर्गिक शेती. तर अलीकडच्या काळामध्ये नैसर्गिक शेतीला असं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून आपला शेतकरी बांधव कशा प्रकारे प्रगती करू शकेल याविषयी तांत्रिक मार्गदर्शन डॉक्टर अजय सिंग राजपूत सर या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आहे. आणि मी सरांना या ठिकाणी विनंती करू इच्छितो ॲग्रोव्हिजन फाउंडेशन 2024च्या वतीने की नैसर्गिक शेती आमचा शेतकरी कशा प्रकारे करू शकतो आणि आपली उत्तरोत्तर प्रगती कशी करेल या विषयावर तांत्रिक मार्गदर्शन करावं. सर, आपण सादर आमंत्रित आहात. सर प्लीज. सबसे पहले तो मैं आदरणीय ठाकुर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ हैं, उनके पिताजी भी यहाँ हैं और हमारी पूरी टीम और सभी किसान भाइयों, ये खुशी का है और ये बड़ा एक विजन है जहाँ एक किसान और ये जो इतना ट्रेड फेयर है उसके लिए सब लोग हैं यहाँ. तो मैं 1-2 मिनट लेते हुए आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो डाबा की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ. मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ. मैं 1 मिनट अगर वो विजय उनको देना है तो मैं सर के हाथों से दिला देते हैं यहाँ पर. अच्छा, ठीक है. और महेंद्र सिंह ठाकुर साहब को भी नमस्कार बोलिए. हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. तो सर, मैं विद परमिशन आगे बढ़ता हूँ. तो सबसे पहले मैं छोटा सा परिचय दे देता हूँ. हम सब लोग भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और हमारा एक डिवीज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसका नाम है INM डिवीज़न. तो उसके अंतर्गत ये किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो चलती हैं, कैसी योजनाएं चलती हैं और क्या होता है, क्या फार्मिंग होती है, स्पेशली नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पर छोटा सा प्रयास हम करेंगे क्योंकि ये थोड़ा वैसा माहौल है तो हम जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि सर को भी बेसिक चीज़ें हैं और आप सब लोगों को भी मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अटेंशन होना चाहिए. नायकवाड़ी जी बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन में एक्सपीरियंस है. अर्लियर ही वॉज वर्किंग विथ नौका और अभी मैं आपके नौका में होके आया हूँ और जहाँ भी हम जाते हैं मोस्टली आपसे भी मुलाकात हो जाती है. इट्स ग्रेस ऑफ गॉड. तो एक बार क्लैपिंग कर लीजिए हमारे आदरणीय हमारे जो यानी बीच में पितामह बैठे हुए हैं यहाँ पर ICR के, है ना, CD माई साहब, डॉक्टर CD माई साहब, उनके लिए कि वो महाराष्ट्र के लिए ही नहीं पूरे देश में उन्होंने इतना सारा काम किया है जो आज हमारे बीच में है. तो एक बार उनके लिए भी क्लैपिंग करो प्लीज़. तो हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं. तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर दें. ये मेरा एड्रेस है. हम लोग नेचुरल फार्मिंग में काम कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों. एंड आई एम लुकिंग आफ्टर 7 स्टेट. हम 7 राज्यों को देखते हैं यहाँ से, आपके नागपुर से पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, दादर नगर हवेली, इतना एरिया है हमारे पास. तो किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम कहाँ कौन कौन के स्टेट में क्या क्या चल रही हैं वो सब भी हम आपको बता सकते हैं और आपका इंटरेस्ट जितना होगा उतना हम चलेंगे. तो नेक्स्ट करेंगे प्लीज़. मैं यहाँ से करूँ? ओके. ये हमारा आपको ये बिल्डिंग दिख रहे हैं. कभी अब आप गोंडखेरी में जाएंगे अमरावती रोड पे तो ये ऐसी बिल्डिंग दिखेगी आपको. यहाँ से जब हम जाते हैं, संतरे का इंस्टीट्यूट है ना, उससे थोड़ा आप आगे जाएंगे तो एक चौकी ढाणी के थोड़ा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में टोल टैक्स नाका के पहले आपको ये बिल्डिंग दिखाई देगी. आपका हमेशा स्वागत है, आइए. तो वहाँ पर हम सब लोग ये इतने स्टेट्स को हम देखते हैं. सर, ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हमारा एरिया नेचुरल फार्मिंग का कितना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कितना है, स्टेट वाइज डिटेल्स. ये इतने स्टेट्स को हम देखते हैं जिसमें आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दादर नगर हवेली, ये एरिया है जो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे. और शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि कौन से स्टेट में कितने ऑर्गेनिक फार्मर हैं और कितने नेचुरल फार्मर हैं और कितना एरिया है. एक ही स्लाइड में आपको बताने का प्रयास है. देखिए, आपको जैसे यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट साइड में देखेंगे ब्लू कलर में, और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरा जो है ग्रीन कलर में नेचुरल फार्मिंग. तो आप डाटा देख सकते हैं, आपको एक ही स्लाइड में जानकारी मिल जाएगी कि कितने फार्मर कहाँ हैं. जैसे आपके महाराष्ट्र में देख लीजिए, ये अगर हम देखें तो ब्लू कलर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का है टोटल 44,552.7
और दिस एरिया इज 75,844 हेक्टेयर। अकॉर्डिंगली सारे अलग अलग स्टेट्स में आप देखें सबका डाटा हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा नेचुरल फार्मिंग का काम चल रहा है, जिसमें आपने नाम सुना होगा APNF के नाम से उन्होंने एक अलग स्कीम चला रहे हैं जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश नेचुरल फार्मिंग करके। उनका एक बहुत अच्छा एक बनाया हुआ है उन्होंने यूनिट। और वहाँ पर डॉक्टर साहब जानते हैं कि वहाँ पर जो एक विजय कुमार साहब हैं जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, वो इज़ टेकिंग लीड। जैसे गुजरात में पर आदरणीय गवर्नर साहब लीड ले रहे हैं इन टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, ऐसे ये भी विजय कुमार साहब वहाँ ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे सिटी माई साहब ले रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, खासतौर पर उनका बड़ा अच्छा विजन है। ICR के साथ भी अभी लाइजनिंग हो गई है हमारी मिनिस्ट्री के साथ, DGG सर और सब लोग मिलके। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों। जैसे हमारे बाजू में एक घर के बाजू में कोई किसानी करता है तो हमको पता चलता है कि ऑर्गेनिक कर रहा है कि केमिकल कर रहा है कि नेचुरल कर रहा है, लेकिन जब बाहर जाता है कोई तो कैसे पता चलेगा कि वो खेती कर रहा है ऑर्गेनिक कर रहा है? क्यों नहीं? आपका क्या कहना है? तो आप तो सर्टिफिकेशन में ही थे, तो इसीलिए ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका कोई प्रोडक्ट कहीं बाहर जाता है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिक है। तो ये कैसे मालूम चलेगा? जब तक कि वो सर्टिफाइड ना हो। जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं, हमें कोई बर्तन खरीदना होता है तो हम देखते हैं कि वो ISI है या नहीं। तो क्वालिटी एश्योरेंस, सो सर्टिफिकेशन इज नथिंग बट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन। और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है भारत सरकार का जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन, और दूसरा नाम है उसका PGS इंडिया। PGS का पूरा फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया। ये बहुत ही बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है। वी आर द लीडर, इंडिया इज़ द लीडर। वैसे आपने नाम सुना होगा IFOM का, इंटरनेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन जो है इस पर काफ़ी समय पहले से काम कर रहा है, लेकिन अभी अफेडा ने और FSSAI ने इसको मान्यता दी है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था। इट्स अ वेरी यूनिक प्रोग्राम। तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे पास सर। मोर देन 22 लाख के आसपास किसान हैं, 22 लाख किसान हैं जो PGS से रजिस्टर्ड हैं। एक बहुत अच्छा पोर्टल है, और उसमें खास बात यह है कि आप अपने प्रोडक्ट का, अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आप आपका रेट आप खुद लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई ट्रेडर कुछ भी कोई ग्रो करता है, सुई बेचता है, पेन बेचता है, तो उसका अमाउंट क्या करता है सर, वो खुद बताता है। लेकिन हमारा किसान क्या करता है, जब मंडी में लेके जाता है तो उसका 1 2 3 होता है। आपको पता है मंडी में उसकी बोली लगाई जाती है, वो किसान बाजू में खड़ा रहता है और लोग उसको उसके प्रोडक्ट का रेट लगा देते हैं। संतरे का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, मंडी में जाके ऐसे ही उनका मार्केटिंग होता है। तो इसमें भारत सरकार ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप अपने माल का, अपने प्रोड्यूस का, अपने फल का, अपने ग्रेन्स का खुद रेट लगाओगे तो वो जो भी होगा वो लोग जैसे कि अमेजोन से लेते हैं, ऐसे ही एक हमारा पोर्टल बना है जिसका नाम रखा है रासायनिक मुक्त भारत, और उसका नाम है जैविक खेती पोर्टल। आपको हम दिखाएंगे उसको भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अच्छा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा इंटरेस्ट अगर आप लेंगे तो बहुत ही जैविक खेती में जिनका लगाव है वो कभी भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट, ये टोटल हम अभी आपको बता रहे हैं कि ओवरऑल PGS इंडिया का क्या स्टेटस है सर। तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हमारे पास लगभग 19,95,000 मतलब 20 लाख के आसपास हैं, और नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जो 74,000 हैं, और टोटल नंबर ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट जो अभी तक इशू हुए हैं आप देख लीजिए, ये 1,79,413। और इसी तरह से सर्टिफाइड कम्युलेटिव एरिया जो है हमारा वो 1,20,000 समथिंग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्टेटस है भारत PGS इंडिया का। और ये ग्लोबल स्टेटस हम बात करते हैं तो मोर देन 187 कंट्रीज़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, जिसमें 72.3 मिलियन हेक्टर्स जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लगभग 3.1 मिलियन फार्मर्स कर रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा आपको एक स्टेटस मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कंट्री वाइज में ग्लोबल लेवल पे ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडर। इसके बाद दूसरी कंट्रीज़ आती हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप है और दूसरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। तो ये अगर हम बात करते हैं, अगर आपका पूरा कल्टीवेटेड एरिया ऑर्गेनिक का है तो ये अपेडा का डाटा है NPOP का 23-24 का। जो कल्टीवेटेड एरिया है आप देख लीजिए, ये लगभग जो है 17,11,107.27 हेक्टेयर है। अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा डाटा हम आपको शेयर कर देंगे, यहाँ से आप ले भी सकते। और कल्टीवेटेड एरिया जो है वो इन कन्वर्सन में जो अभी जो सर्टिफाइड नहीं हुआ वो भी है। इसी तरह से वाइल्ड हार्वेस्ट कितना है, फिर फार्म प्रोडक्शन कितना है, फिर फार्म
प्रोडक्शन इन कन्वर्सन कितना है, ऐसे टोटल जो है एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं आप देख लीजिए। ये लगभग जो है 2,61,029 मेट्रिक टन में हुआ है। और इस तरह से अगर अपन वैल्यू की बात करते हैं तो 4,007.91 करोड़ की वैल्यू आती है इसकी। इस कैन भी इंक्रीज। जैसे अभी ये आपने देखा था ड्रैगन फ्रूट का एक फार्मर है, अभी हमारे बीच में था, आपने देखा कहाँ हैं, हाँ ये बैठे हुए हैं ऐसा है। इनका मैंने सर बहुत ही अच्छा लगा। लगभग 1 एकड़ में इन्होंने मुझे लगभग 8 लाख रुपए कुछ बताया। 8 लाख अगर इन्होंने हमको ज़्यादा बता दिया होगा तो हम उसको कम कर लें। अगर मैं उसको 50% मानूं तो 4 लाख रुपए पर एकड़ कौन किसान कमाता है? हाथ जरा ऊपर करो मुझे, कोई एक किसान जो 4 लाख रुपए 1 एकड़ में कमाता है तो बता दे मुझे। यानी कोई एग्रीकल्चर से चाहे केमिकल से करे चाहे जैसे भी करे, क्यों? आई थिंक 4 लाख रुपीज़ पर एकड़ उनका आउटपुट नहीं है। इवन मल्टी क्रॉपिंग वालों को भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई भी फार्मिंग करिए आप, 5-6 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक मल्टी क्रॉपिंग और ड्रैगन फ्रूट का एक किसान है, इनके लिए आप एक बार ताली बजाइए कि 1 एकड़ में 8 लाख रुपए निकाल रहे हैं। अगर 8 लाख रुपए हम इनके कम कर दें, 4 लाख भी अगर ये कमाते होंगे सारा कुछ निकाल के, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एम आई राइट सर? इतना अच्छा मतलब एक हमारे पास एग्जाम्पल है। तो अब ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमारी जो उत्पादन है वो कम हो जाएगी या लॉस हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। ये हमारे बंजारे साहब ने बता दिया कि नहीं, ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। एंड ऐसे किसानों को हम चाहते हैं कि आगे चल के हमारे पास ऐसे कुछ किसान हैं, इनको एक्चुअली इनको पद्मश्री मिलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम रिकमेंडिंग कि ऐसे लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, जो डबलिंग नहीं, ट्रिपलिंग नहीं, ये तो 4 टाइम से भी ज़्यादा ये भारत सरकार के ऐसे किसान हैं जो कर सकते हैं। इनको अगर हम सपोर्ट मिल जाता है तो ठीक है। तो इस तरह से आपको ये हम स्टेट वाइज एरिया भी हमने छोटा सा बताया, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको एक जैसे डाटा है सभी को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनका पोर्टल भी है, आप देख सकते हो। ये लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ मैं 23-24 का, जिसमें मध्य प्रदेश लीड कर रहा है ऑर्गेनिक एरिया में। फिर इसके बाद कन्वर्सन एरिया है इनका, टोटल एरिया आप देख लीजिए। ये इन हेक्टर में जो है वो 11,48,236.07 है। इसके बाद में फिर महाराष्ट्र आता है आपका, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। इन सच वे पूरे हमारी कंट्री का डाटा हमने आपको बताया है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ये है हाल है। मध्य प्रदेश अभी भी लीड कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र भी पीछे नहीं है। ये भी आप कभी ना कभी और आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। फिर स्टेट वाइज जो है फार्म प्रोडक्शन 2023 एंड 24 का जो है वो ये आपको दिखाया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेट वाइज का जो डाटा है, महाराष्ट्र इसमें लीड कर रहा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन मेट्रिक टन्स में आप देख लीजिए, ये 10 लाख के आसपास है, 11 लाख के आसपास। और इसी तरह से टोटल आप देखें तो 11,61,230.65 मेट्रिक टन इनका ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्शन है। इसी तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र लीड कर लिया और मध्य प्रदेश पीछे आ गया। इस तरह से इनमें कंपटीशन जैसा है, ये स्टेट आपस में बहुत अच्छा एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब हम छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, क्योंकि हमें हमारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता कि अगर हम प्राकृतिक खेती करें या जैविक खेती करें तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास था सर। भाई साहब को मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह से हम लोग ये जो स्कीम्स हैं हमारे सेंटर के माध्यम से भी हम डिस्कस करते हैं। और भी कभी आप लोग जब कभी ऐसा प्रोग्राम होता है तब भी हम लोगों का प्रयास होता है कि आपको पता हो। तो आपने नाम सुना होगा एक परंपरागत कृषि विकास योजना, कितने लोगों ने नाम सुना? हाथ ऊपर करेंगे। PKVY आई थिंक 2, यस 3, 4, 5, 6, 7, बहुत अच्छी बात है, 7 लोगों को पता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। आप गूगल में जाइए और डालिए परंपरागत कृषि विकास योजना। भारत सरकार की ऐसी स्कीम है जिसको हम लोगों ने 2015-16 में लॉन्च किया था सर। आई वॉज द डिप्टी कमिश्नर एट दैट टाइम इन मिनिस्ट्री, सो आई वॉज लुकिंग आफ्टर दिस स्कीम। इसके बाद में एक नई स्कीम आई थी जो पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही है अभी भी। इट्स ए वंडरफुल स्कीम जिसमें किसान के लिए बीज से लेके मार्केटिंग तक का फंड है। मतलब उसके अकाउंट में पैसा जाता है DBT में सीड के लिए और इनपुट्स के लिए। और इसके अलावा अगर वो आउटलेट खोलना चाहे, जैसे इन्होंने ड्रैगन फ्रूट यहाँ उगाया, अब ये ड्रैगन फ्रूट को कहाँ बेचें? तो ये मेट्रो सिटी में इनको आउटलेट खोलने के लिए भी फंड है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में होते तो आपको फंड हम दिला देते। पर एनीवे यहाँ भी कभी और भी स्कीमें आ रही हैं, तो आउटलेट सब जगह आप खोल सकते हैं। जैसे हमने मंत्रालय में, सर को पता है, जब कृषि भवन जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक थाली का भी शुरू कराया। राधा मोहन सिंह साहब के टाइम में सर शुरू हुआ है। और इसके अलावा
नीचे आप देखेंगे तो वहाँ नेफेड के बाजू में भी एक आर्निक का हम लोगों ने एक आउटलेट शुरू कराया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रोड्यूस वहाँ बिकते हैं, तो आपका प्रोड्यूस भी वहाँ सेल हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसका नाम है मिशन आर्निक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब डिटेल में अगर आपको समझना है तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये कम से कम आज आपको स्कीम का नाम मालूम हो जाएगा, फिर आप गूगल में जाके थोड़ा डिटेल के साथ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा विजन ये है कि जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, आपने नहीं देखा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कितने लोगों ने नहीं देखा? हाँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनका जन्म नहीं हुआ अभी तक, दे आर नॉट बोर्न, दे आर नॉट बोर्न, मतलब आपको अभी आपका जन्म नहीं हुआ, आपका जन्म लेना पड़ेगा। तो सर मैंने ऐसा एक सेंटेंस बोला था यहाँ जब मैं आया था दिल्ली से, तो यहाँ पर कुछ अच्छे किसान थे हमारे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने मुझे घेर लिया बाद में और बोले सर वी वांट टू बोर्न। तो सर फिर हमने उनका प्रोग्राम बनाया और उनको हम सिक्किम ले गए। सबसे पहले सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री which was declared as a Arctic state by Prime Minister of India in 2016। उस समय मैं भी था उस प्रोग्राम में, डॉक्टर अशोक डलवाई सर थे और सर हम लोगों ने उस समय बड़ा इनिशिएट लिया था उसमें, तो दैट वाज द वेरी वंडरफुल प्रोग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे एरिया हैं जहां पर आप जाओगे तो ज़िंदगी के बहुत सारे, आप वहां एक बार ज़रूर जाइए। तो बल्कि हमारे महाराष्ट्र के ही गवर्नर साहब वहाँ थे सिक्किम में, तो पाटिल साहब थे, तो उन्हीं के उसमें हमने हमारे महाराष्ट्र के किसानों को रोकवाया था और पूरा उनका पॉलिटिंग हुई और पूरा एक 7-8 दिन का प्रोग्राम था। इसके बाद में फिर वो आसाम चले गए। आसाम में भी हमारे बनमारी लाल जी पुरोहित, वो भी गवर्नर हैं वहाँ पे, आपको पता ही है, तो उनके यहाँ भी रुकवाया। एंड इट वाज वंडरफुल प्रोग्राम। हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन, सब ने उनमें सपोर्ट किया और हर चीज़ हमारे किसान के लिए वहाँ बहुत सम्मान मिला हमारे महाराष्ट्र के किसानों को। एंड दे आर नाउ माई फैमिली मेम्बर्स लाइक। तो ये खुशी की बात है कि हम अपने किसान के लिए, क्योंकि मैं खुद भी किसान का ही बेटा हूँ, तो मुझे इस बात का प्राउड है कि हम अपने किसानों के लिए हम अच्छा, अब थोड़ा मराठी में नहीं बोल पा रहा हूँ, आप थोड़ा उसको माफ़ करेंगे, बट आई थिंक हिंदी आप समझ पाएंगे। तो आप कभी भी आइए, ये दोनों हमारे जो किसान हैं तो हमारे पास आते रहते हैं, बंजारे जी हैं और भी बहुत सारे किसान हैं जो मोस्टली हमारे यहाँ गोंडखेरी में आते हैं। देखिए 7 राज्यों को हम यहाँ से देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास गुजरात से किसान आते हैं, हमारे पास छत्तीसगढ़ से किसान आते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के किसान कम आते हैं। तो हमेशा दिए तले अंधेरा ही होता है। तो मैंने सर को भी बुलाया था एक प्रोग्राम में, सर ने आके कुछ प्लांट्स भी लगाए वहाँ हमारे यहाँ। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग भी आइए और क्या क्या योजनाएँ चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं। जैसे अभी जो गंगा के किनारे कुछ एरिया है उसको नमामि गंगे स्कीम के नाम से चल रही है। फिर इसी तरह से हमने बल्कि तोमर साहब के समय में हमने कहा था कि सर नमामि नर्मदे भी शुरू कराइए, कि नर्मदा के किनारे का भी कछार जो है बड़ा फर्टाइल बेल्ट होता है, वहाँ भी ये स्कीम आना चाहिए, तो हमारे किसानों का उसका भला होगा। फिर हमने एक लार्ज एरिया का भी प्रोग्राम, आपको काफ़ी छत्तीसगढ़ ने उसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। नेक्स्ट, सॉरी मैं ही करता हूँ। ये बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं जो भारत सरकार ले रही है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे आपका नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग ये हो गया है, 1500 करोड़ का है, और नमामि गंगे का भी चल रहा है 2016 से। फिर आपका जो है पीजीएस इंडिया लो कास्ट का है ही, पीके बाई है, और ये एक MOBCD NER जिसके बारे में बता रहा था, तो सर इसमें क्या है, उसमें कम्युनिटी वाइज है। मतलब जैसे टर्मरिक है वहाँ की, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट कभी देखा होगा तो वहाँ की हल्दी इतनी शानदार, वहाँ का पाइनएप्पल अगर आपने एक बार खा लिया। नागालैंड का मिर्ची जो है वो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है नागा चिली, नागा मिर्चा, उसका GI टैगिंग है। और अगर एक बार आपने नागालैंड की मिर्ची खा ली तो फिर आप दूसरी जगह की मिर्ची पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह से वहाँ की बीन्स अगर आपने खा ली, यहाँ के जो वाइस चांसलर साहब थे उस समय हम जब थे तो वो महाराष्ट्र से ही थे, अपने जो बघेल साहब के पहले सर, जो बाद में यहीं से थे, वो रिटायर हो गए। तो हम लोगों ने कई बार यहाँ पूरा एरिया, अभी अनुपम मिश्रा हैं वहाँ पर, काऊ के वाइस चांसलर हैं, तो उनके साथ भी हमारी लाइजनिंग होती रहती है। तो बहुत अच्छी वैरायटी के पाइनएप्पल मिलते हैं वहाँ। अगर आपने वहाँ का पाइनएप्पल खा लिया, और वहाँ के किसान इतने बढ़िया, कभी किसान वहाँ पर आपको रास्ते में ऐसे सब्जी बेचते नहीं मिलते। वो क्या करते हैं, जैसे एक बहुत यूनिक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि सर वो वहाँ से जैसे सिक्किम आप जाएंगे तो उनका ऐसा हट लगा हुआ है, वहाँ पर पाइनएप्पल रखे हुए हैं और एक बॉक्स रख देते हैं वो लोग, उसमें रेट लिख देते हैं कि 10 रुपीज़ पर पीस। और इसके बाद में वो अपना काम खेत में करते हैं। लोग रोड साइड जो निकलते हैं, उन्होंने अगर 2 पाइनएप्पल उठाए तो 20 रुपीज़ डाल देंगे बॉक्स में, और शाम को वो बॉक्स उठा के ले जाते हैं।
तो हमको लोगों ने कहा कि सर अगर हम महाराष्ट्र में ऐसा करेंगे तो लोग बॉक्स भी उठा ले जाएंगे और पाइनएप्पल भी ले जाएंगे। तो आई थिंक वहाँ का जो कल्चर है बड़ा यूनिक है, इसलिए मैंने कहा कि दोज हु हैव नॉट सीन आर नॉट बोर्न, उनका जन्म ही नहीं हुआ। एक बार आप जरूर जन्म लीजिए, एक बार जाइए देखिए। मेघालय का अगर आप देखेंगे यूनिक प्लेस, वहाँ पर जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ पे। और दूसरी बात, वहाँ की दालचीनी अगर आपने खा ली एक बार, वहाँ के संतरे मैंडेरियन जो होते हैं अगर आपने खा लिए तो फिर आप नागपुर के भूल जाएंगे। सर है, टेस्ट है, क्वालिटी है। तो ये है कुछ बातें जो आपको। लार्ज कार्डमम वहाँ पर बहुत अच्छा होता है सर। लार्ज कार्डमम का इतना इंपॉर्टेंस है। लार्ज कार्डमम मैंने हमारी जो इलायची होती है, बड़ी इलायची, उसमें जो वाइट सा जो पोर्शन होता है छिलका निकालने के बाद, उसकी बड़ी वैल्यू है, वो एक्सपोर्ट होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी जो कास्ट है आप देखेंगे तो इतनी कास्ट है कि मेडिसिनल वैल्यू उसकी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर जो है 1 केजी का जो मूल्य है वो लाख रुपए से ज़्यादा है। तो मेडिसिन में वो यूज़ करते हैं वो लोग। तो आपको जैसे हमारे यहाँ हल्दी लोग ग्रो करते हैं तो हम हल्दी बेच देते हैं, हल्दी पाउडर बेच देते हैं, लेकिन वहाँ पर किसान ऑयल बेचते हैं और मेडिसिन पर्पस से भेजते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको किस फार्म में देना है, आपको प्रोसेस करके देने की अब ज़रूरत आ गई है। तो किसान को केवल रॉ नहीं बेचना है, उसको प्रोसेस करके और उसको सर्टिफाई करके अगर हम बेचेंगे तो यू विल गेट वेरी गुड अमाउंट। तो दिस इज़ व्हाट इज़ माय सबमिशन। ये आप लोगों को मैं मल्टी क्रॉपिंग पे हमें जाना होगा। एक क्रॉप नहीं ग्रो करना। पता चला एक क्रॉप ग्रो करी और कोई ऐसा आ गया, नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, तो पता चला कि वो पूरा क्रॉप हमारी चली गई। तो हमें क्या करना होगा, एक साथ 5-5 क्रॉप हमारे ग्रो करते हैं। अगर एक आकाश चौरसिया हमारा स्टूडेंट है सर, वो आप गूगल में जाएंगे, सागर का, हाँ सागर का, MP का है हमारे। आप कभी पान कहाँ, यस आप जानते हैं, वेरी गुड। तो आप ऐसे हमें इस तरह की विधाओं पे जाने की अब ज़रूरत है और हम मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। एक क्रॉप, हमारा एक किसान जो है 1 क्रॉप ले रहा है, अब 8 लाख कमा रहा है, अगर ये 5 क्रॉप ले लेगा तो कितना कमाएगा। तो ये है कि 1-2 क्रॉप को लेके इंटरक्रॉपिंग करके अब आने का समय आ गया। ठीक है, ये है मेरा सजेशन आपको। और फिर ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में कौन कौन से स्टेट क्या कर रहे हैं, सभी का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे रहा हूँ मैं। और ये है जैविक खेती पोर्टल जो हम बता रहे हैं आपको। अगर एग्जैक्टली आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारा लिटरेचर है, कितने बायर हैं, कितने प्रोड्यूसर हैं, कितने सर्टिफायर हैं, है ना। जैसे हमारे नायक बड़ी साहब हैं, ये देखो रसायन मुक्त भारत, ये भी सर्टिफिकेशन में थे पहले। तो कितने सर्टिफायर हैं अभी, जैसे भारत सरकार के जो थर्ड पार्टी में लगभग मोर देन 36 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं। जैसे आपका नौका है, आपका वनसर्ट है, इंडोसर्ट है, इस तरह की बहुत सारे बताएंगे आप भी। तो बहुत सारे इस तरह से जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं। और हमारे PGS इंडिया में इस तरह से उनको हम RC बोलते हैं, रीजनल काउंसिल्स बोलते हैं। और हमारा सेंटर जो है उसमें जोनल काउंसिल के रूप में उनकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, तो आप डिटेल में जा सकते हैं इसमें। और ये जैसे एक छोटे से एक स्टेट की सर मैं शेयर कर रहा हूँ। एक छत्तीसगढ़ स्टेट छोटा सा राज्य है आपके बाजू में। और ये मतलब एक प्रकार से ट्राइबल फार्मर ज़्यादा हैं वहाँ पर, आदिवासी ज़्यादा हैं। आज भी कुछ ट्राइबल फार्मर यहाँ मुझे छत्तीसगढ़ के मिले थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी जो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिसका नाम है सबसे मतलब नरवा गुरवा बाड़ी, ऐसे करके है वो। मतलब घर के पीछे जो ज़मीन होती है उसको हम बाड़ी बोलते हैं। और जो हमारे गाय वाय का सार होता है वो सबको लेके पहली बार किसी राज्य ने गोबर खरीदना शुरू किया है तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। नॉलेज इज सुप्रीम। उन्होंने इनिशिएट किया और सबसे पहले, चूँकि आज हमारी गाय बड़ी हालत ख़राब है उसकी, सड़कों पे खड़ी हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सींग टूट रहे हैं, बैलों की तो और हालत ख़राब है। किसान ने छोड़ दिया सब जगह, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ने एक स्कीम शुरू करी थी जिसमें इन किसानों के लिए, इन जानवरों के लिए उन्होंने एक सेट बनाया है गवर्नमेंट उसमें, इस स्कीम के अंतर्गत। और गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर, अगर आपको दोनों का महत्व देखना है तो देवला पर जाके जरूर दिखाना। अभी हमारे गवर्नर साहब ने वो एक गौ माता का भी इनॉग्रेट किया है, सर भी थे उसमें। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर हेमंत जी भी उसमें हैं जुड़े हुए। तो गौमूत्र की बड़ी वैल्यू है। 108 से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं जो गाय के गोबर और गौमूत्र से होते हैं। और गाय के गोबर से और गौमूत्र से अच्छा कोई फर्टिलाइजर नहीं है। ये मैं एज ए फार्मर नहीं, एज ए साइंटिस्ट कह रहा हूँ। हमने जितने भी डंग हैं, चाहे वो काउ डंग हो, बफेलो डंग हो, हार्स डंग हो, एलिफेंट डंग हो, एनी काइंड ऑफ डंग, इवन ह्यूमन डंग, इन सब की स्टडी कर लीजिए आप। बट यू विल फाइंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन काउ डंग ओनली। वो भी देसी गाय में, हमारी जो क्या कहते हैं उसको हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में, जो हमारी गावड़ी है ना, उसमें
जो मिलता है न्यूट्रिएंट, जितने माइक्रोब्स होते हैं उसके हम्प में, जैसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू है। तो ये स्कीम इन्होंने शुरू कराई थी गायों के लिए और बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये परंपरागत कृषि विकास योजना का एक प्रोग्राम में सर वो छत्तीसगढ़ ने इनिशिएटिव लिया था। मैं छत्तीसगढ़ को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि छोटा सा राज्य है लेकिन लीड कर रहा है। पहली बार गोबर खरीदना किसी राज्य ने शुरू किया तो वो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। ये बहुत अच्छी स्कीम उन्होंने जो है मतलब उनके यहाँ पे चल रही थी, जो थोड़ा मैंने उनका जो है फेज वाइज है, थोड़ा छोटा एरिया है लेकिन उनका क्या, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में थोड़ा बैक पीछे है अभी ये PKY स्कीम, लेकिन महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा एक और मिशन चल रहा है, आपको पता होगा शायद, ये जो हमारा जो अकोला का जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक मिशन शुरू किया, जैविक खेती मिशन, पंजाब देशमुख जैविक खेती मिशन बोलते हैं। तो उसका भी फ़ायदा आप उठाइए। स्मार्ट एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, पुणे में उनके डायरेक्टर बैठते हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठाइए। तो ये सारी स्कीम आपके पास एडिशनली हैं। और इसके अलावा आपके यहाँ पर रीजनल सेंटर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग वो कोई राज्य में नहीं है, महाराष्ट्र में है। सो यू आर लकी, बट आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं तब तो वास्तव में लकी है ना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये एक लार्ज एरिया में सर हमने वहाँ पर 110 गाँवों को 1 घंटे में सर्टिफाई किया। वहाँ के 5 कलेक्टर थे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग गए थे भारत सरकार की ओर से। आई वॉज दी रिप्रेजेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू INM डिवीज़न। उसमें हम लोगों ने ये इतना एरिया कवर किया है। ये बताएंगे न हमारे जो साथी बैठे हुए हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो है लगभग 279.29 हेक्टर का मात्र जो है 1 घंटे में सर्टिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। कलेक्टर ने बताया कि यहाँ पर कोई केमिकल और पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हुआ है। पोर्टल के थ्रू जमा करके वो सारा लेके दैट वाज दी एक साइट विजिट थी। वो करने के बाद में ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ जो भी जानवर हैं, जो भी वहाँ पर गौशाला है, उन सब का मिल्क भी सर्टिफाई हो गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है ना, आपको समझ में आई बात? सर्टिफिकेशन जब हो जाता है तो आपकी चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से छत्तीसगढ़ का एक प्रोग्राम में अभी गया था मैं, ऐसे स्कोप मिल जाता है तो ज़्यादा उस पर मैंने वो नहीं कर रहा हूँ। अभी वहाँ पर ये रमन सिंह साहब हैं, उन्होंने LAC का ये सब सारे किसानों को बांटा हुआ है। देखिए साइड में है, अगर आपको दिख रहा, इस तरफ नहीं दिख रहा ना, ये उनके CM साहब और ये अभी वहाँ के जो इनको सभापति बोलते हैं, है ना, तो आजकल पहले तो CM थे तो अभी सभापति हैं। इन्होंने सारे किसानों को बांटा है। इस तरह से हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा LAC का काम होना चाहिए और हो सकता है। CSA ने मिलके काम किया है, आपको पता होगा सब, CSA सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रामू जी का। एक इनोवेटिव आइडिया मैं आदरणीय माई साहब को सामने रख रहा हूँ, ये कि हमने एक परिभाषा बनाई है सर, पर खरपतवार जैसे पार्थेनियम वह पौधा है जिनके गुण नहीं खोजे गए। ये जो ऑटोमेटिक होती हैं हमारे खेतों में, जिसको हम कभी ग्रो नहीं करते, जैसे गाजर घास, पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास, क्या क्या नाम है उसके, है ना, ये अपने आप हो जाती है। अब किसानों के लिए परेशानी है, लेकिन ये परेशानी से हम जैसे कहते हैं ना, हमारे PM साहब कहते हैं कि आपदा में, और हम आपदा से क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, है ना, कोई नेगेटिव चीज़ से भी पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया है, हमारे जो कोल्हापुर के कुछ किसानों ने भी काम किया था हमारे साथ, उन्होंने इसका जूस निकाला सर। और हमने ICR के उनको भी पूछा कि सर हमने ये डेफिनेशन बनाई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, एक अमेरिका के दार्शनिक ने भी कहा था। अब इसमें पार्थेनियम की या इन खरपतवारों की क्या गलती है कि इनके गुण नहीं जानते? जैसे हम तुलसी के गुण जानते हैं सर, तुलसी के गुण जानते हैं, नीम के जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम गुण जानते हैं, तो वो उपयोगी हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन खरपतवार के गुण नहीं जानते, हमको लगता है कि बेकार पौधा है, इसको उखाड़ के फेंको, जला दो। तो क्या ये सही है? इसमें इसकी क्या गलती है? इसमें तो हमारे साइंटिस्ट की गलती है। आई शुड से कि ICR के बीट साइंटिस्ट की ये गलती है कि उन्होंने इनको आइडेंटिफाई नहीं किया। हम लोगों की जो बॉटनिस्ट की गलती हम मानते हैं कि दे हैव नॉट आइडेंटिफाइड। तो हमारे कोल्हापुर के किसानों ने इसका भी लाभ लिया। उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा पार्थेनियम में कहीं सर कोई कीड़ा नहीं लगता, केवल एक कीड़ा उसको अटैक करता है, उसका नाम है जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा, बस वही उसको खाता है। उसी को ICR ने डब्बे बना के बेच रहा है। वो कवर नहीं, वो कंट्रोल नहीं है। इट्स डायरेक्टेड ऑफ बीट साइंस है, जबलपुर में है, आपने नाम सुना होगा, हमारे MP में ही जबलपुर में है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो उनके डायरेक्टर से भी हम लोग कई बार बात करते हैं कि सर आपका क्या कहना है, कुछ और होगा? बोले साहब इसके अलावा हम कोई कंट्रोल नहीं कर पाते इसको। तो इसकी प्रॉब्लम हमारे किसानों को बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। तो उन्होंने क्या किया, इसका जूस निकाला
और इसके जूस को डाइल्यूट करके मतलब 1 लीटर जूस को 5 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे किया, तो कीड़ों को क्या लगा कि ये जो है वो पार्थेनियम का फील्ड है, कीड़ों ने अटैक नहीं किया, और उसकी स्मेल से इसके न्यूट्रिएंट जो इसमें होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वो हमारी उस क्रॉप को मिल गए, वो क्रॉप दूसरी थी। तो इस तरह से हमने इसका यूज़ करके, इट्स नॉन एज ITKs, इसको बोलते हैं हमारे ITK, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज ऑफ द फार्मर्स। तो इस पर हमने ऐसे 108 ITKs बनाए हैं, हम उसको आपको शेयर भी करना चाहते हैं, हम आपको सॉफ्ट कॉपी में भी दे देंगे। तो अगर आप गूगल में जाएंगे तो हमारा ये जैविक खेती पोर्टल में भी हमने अपलोड किया हुआ है, विल गिव टू यू, ओके, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक भुई आंवला होता है सर, भुई आंवला आपने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे से नोडल्स होते हैं, और अगर आप उसका जूस बना के पियेंगे तो आपका पीलिया जैसी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तो हमें पता है उसका उपयोग है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम खरपतवार समझ के नष्ट कर देते हैं, उनका उपयोग नहीं करते। कई जगह खरपतवारों की वो वैल्यू है जो मेन क्रॉप की नहीं होती, तो उसकी हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। तो अब लौट चले हम प्रकृति की ओर, जैविक खेती की ओर। ये मेरा एक सबमिशन है आपको। अभी एक हमारे सर अभी विजिट किया था सर ने, वहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा सूर्यमंडल का एक डेमो प्लाट बनाया है। वहाँ पे क्या होता है कि हमारा किसान, आप देखो, वो सब्जी मंडी जाता है थैला लेके, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो हम क्या कहते हैं कि किसान होके कोई आदमी सब्जी खरीदने जा रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या है। तो हमने ऐसा एक मॉडल बनाया हम लोगों ने मिलके, तो जिसमें एक श्री रविशंकर का भी ग्रुप है, वो भी हम लोगों के साथ हमारे रीजनल काउंसिल हैं, तो उन्होंने इसको वहाँ प्रमोट कर रहे हैं आंध्रा में। तो ये हमने यहाँ किसानों के लिए बनवाया है। इसमें अगर आप ये इस तरह से ब्रिक्स से बनाया है, अगर आप एक जगह से सब्जी मिलना शुरू करते हैं तो आप घूमते जाएंगे तो पूरे साल में, आप पूरे महीने में आपको फिर से लौट के दूसरी सब्जी आपकी रेडी हो जाएगी। तो सर ने भी उसी के बाजू में कुछ पौधे लगाए थे, अब जब भी हमने एक प्रोग्राम में सर को इनवाइट किया था। तो आप हर किसान से मैं निवेदन करूंगा कि अपने खुद के खाने के लिए मिर्ची, धनिया, टमाटर और ये ब्रिंजाल, और आपके महाराष्ट्र में तो ब्रिंजाल के बिना शादी नहीं होती, किसी भी प्रोग्राम में जाओगे तो भट्टे की सब्जी जरूर खाना मिलेगी, है ना। तो क्यों बंजारी साहब, है कि नहीं। तो ये अपन को खुद लगाना चाहिए। मैं भी अपने यहाँ तक जहाँ मेरा सिविल लाइन में घर है वहाँ मैं खुद भी लगाता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम अपने हाथ से लगाई हुई मिर्ची को खाते हैं, टमाटर को खाते हैं, जिसमें हमें पता है कि कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डाला गया, तो आपको अच्छा लगेगा। दिस इज़ आल्सो माई। ऐसे एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। एक छोटा सा, आपके सबके पास जगह होती है नहीं, तो आजकल रूफ टॉप गार्डनिंग भी आप कर सकते हो, किचन गार्डनिंग भी आप कर सकते हो, उसमें ऑर्गेनिकली आप कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी और एक IT की हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप इतनी दूर से आए हो तो कुछ तो आपको नॉलेज मिलना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में अरहर, आपने नाम सुना होगा, गाडरबरा का नाम सुना, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, आप जबलपुर के लोग जानते हैं जो नज़दीक के हैं आप लोग, तो वहाँ पर अरहर बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ के किसानों ने सर, एक गुड़ होता है जो हमारा पुराना गुड़ होता है, उसके उन्होंने घोल बना के उसमें जस्ट स्प्रे कर देते हैं, तो इससे चीटे आ जाते हैं। जैगरी टू चेक पॉट बोरर्स एंड पॉट सकिंग बग्स इन पिजन पी। अरहर में हमारी जो दाल होती है ना पीली, उसमें आ जाते हैं वो, और वो क्या करते हैं, वो उनको खा लेते हैं। किनको? ये जो सकिंग बग्स होते हैं उनको खा जाते हैं, और इस तरह से कंट्रोल कर देते हैं बीमारी को ऑटोमेटिकली। बायोलॉजिकल कंट्रोल हम इसको कहते हैं। तो हमारी क्रॉप बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। फिर ये गेंदा, एक गेंदे के बारे में आपको बताऊं, जैसे इसको हम बोलते क्या है, ये अब जब भी आप भी कोई भी फसल लोते हो तो साइड में एक रो गेंदे की लगाइए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि गेंदा जो है बहुत ही उपयोगी है। गेंदे का क्या क्या फ़ायदा है मैडम बताइए, एक फ़ायदा आप बताओ। गेंदे यानी इसको मैरीगोल्ड कहते हैं, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? हाँ, क्या है? नाइस। तो ये ट्रैप क्रॉप भी है ना, इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है। दूसरा और क्या फ़ायदा होता है, आप ही से पूछ रहे हैं हम, और क्या फ़ायदा हो सकता है इससे? हाँ, फूल भी बेच सकते हैं आप, वेरी नाइस। एक बार ताली बजाओ भाई बेटी के लिए, कितना अच्छा बता रही है। और क्या कर सकते हैं इससे? यस, इसके लिए क्लैपिंग बंजारे जी ने बताया। ये साइंटिस्ट हैं, निमेटोड को कंट्रोल करता है, साइंटिफिकली बताया उन्होंने। और एक चीज है, ऐसे 4 चीजें होती हैं। टाइम हो गया क्या? और एक चीज है इसका फायदा, बताइए। आपसे भी पूछ रहे हैं लास्ट में। ओ, पिंक कलर, क्या फायदा होता है? जस्ट आपको भी शामिल, हाँ बताओ। वेरी गुड, पॉलिनेशन इसकी वजह से होता है, वेरी नाइस। और एक फायदा होता है, बताइए, कौन बताएगा?
ये मॉइस्चर का इंडिकेटर है। फसल में जिस खेत में पानी की कमी हो जाती है सबसे पहले ये मुरझाना शुरू करता है, तो किसान को पता चल जाता है कि पानी देने की अब ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। तो एक चीज़ से कितने फायदे हो गए? 5-6 फायदे हो गए। तो इसको बॉर्डर में लगाइए, इट्स वेरी गुड क्रॉप, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे तो आपके खेत में ब्यूटीफुल अच्छा एक खुशबू भी आती है, फ्रेग्रेंस भी आती है, आपको देखने में भी अच्छा लगता है। तो कितनी अच्छी बात है ना। उसके फूल भी हमारे मध्य प्रदेश में एक कौशल साहब करके एक डायरेक्टर हुआ करते थे लॉन्ग बैक, उन्होंने सर जैसे हमारे यहाँ पर वहाँ पर एक बहुत अच्छा उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकाल, इतने फूल निकलते हैं हर दिन, और वो फूल उनके लिए प्रॉब्लम, पीछे छिपरा नदी को भी गंदा कर देते हैं। उन्होंने फूलों को इकट्ठा करके कंपोस्टिंग शुरू कराई, और उस श्रद्धा के फूलों से खेती ऐसे करके उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। इट्स अ वेरी बंडल फॉर, उसका कंपोस्टिंग कराया। तो हम ये कहते हैं कि ये सब चीज़ों का हम यहाँ महाराष्ट्र में भी इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ धार्मिक स्थान हैं, साईं बाबा का मंदिर है, या शिरडी का है, या आपके और भी ऐसे स्थान हैं धार्मिक, वहाँ के फूलों का उपयोग क्या करते हैं, बेस्ट करते हैं ना, तो उसका सदुपयोग करिए। और ये हमारा सर्टिफिकेशन का थोड़ा सा आइडिया है कि आप ये सब कर लेते हैं, तो अगर आप पीजीएस इंडिया करेंगे तो सर्टिफाई कर सकते हैं, थर्ड पार्टी भी सर्टिफाई कर सकते हैं। तो एक बार सर्टिफिकेशन के बारे में अगर आपको समझना है तो आप ज़रूर हमारे ऑफिस आइए, हम आपको सहयोग करेंगे। और पीजीएस इंडिया तो फ्री ऑफ चार्ज जैसा है, बहुत कम पैसे में, और बाय द फार्मर्स फॉर द फार्मर्स। ये ऐसा प्रोग्राम है किसानों के द्वारा किसानों के लिए चलाया जाता है, और वही एक दूसरे का खेत का सर्टिफिकेशन करते हैं। तो इससे अच्छा स्कीम और क्या हो सकती है, क्योंकि किसान, बाजू वाले किसान को पता है कि इन्होंने क्या डाला है, और उसके बाजू वाले को पता है कि इन्होंने क्या डाला। रात में सबसे पहले कोई गड़बड़ कर देगा तो बाजू वाला सबसे पहले देखता है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा चेक भी है। तो पीजीएस इंडिया का एक डोमेस्टिक मार्केट हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये हमने जब उड़ीसा में थे सर, तो हमने किचन गार्डनिंग एसोसिएशन तैयार किया था वहाँ। उस समय वो हमारा कोरोना का पीरियड था, लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो हम लोगों ने उनकी छतों पे, ये इस तरह से, ये देखिए आप, छतों पे महिलाएं अपना मतलब ये ब्रिंजाल है, टमाटो है, इस तरह से छतों पे खेती कर रहे हैं आप। तो आप देख लीजिए, अभी तो हमारे यहाँ इतना बहुत सारी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही हैं, तो हमारा बहुत सारा जो हमारे जो बहुत सारी फर्टाइल लैंड है वो भी खतरे में आ गई है। तो छतों पे भी थोड़ा खेती कर रहे हैं लोग। तो ये पुणे में और अलग अलग शहरों में आजकल, इवन दिल्ली में भी लोग कर रहे हैं। ये हमारा उड़ीसा का एक किसान है, बैंक का मैनेजर है सर, ऐसे अपने खेत में कर रहा रूफटॉप गार्डनिंग। और हमने इनका एक प्रोग्राम शुरू करा दिया है, ये लोग हर संडे के संडे एक दूसरे के छत को विजिट करते हैं, और वो आपस में एक एक दिन उनका बढ़िया वो हो जाता है, एक रिफ्रेशमेंट होता है। और वो वेइंग मशीन लेके जाते हैं, मैडम का कितना निकला वो वेइंग हो गया, फिर जो उसका सबसे हाईएस्ट निकलता है उसको अवार्ड देते हैं। दिस इज द प्रोग्राम सर, थैंक यू वेरी मच। ये आकाश चौरसिया का एक वो है, और ये एक मणिपुर का मार्केट है, बहुत ही यूनिक मार्केट है, जिसका मैं भी बाइंड अप करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को कहीं और भी कुछ, और हमारे दूसरे मित्र भी हैं, उनका भी है, ठीक है। तो ये जीवामृत बना सकते हैं। ये एक हमारा कंसेप्ट है, हाउ कैन बी जनरेट दी एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, ठीक है। लास्ट में मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहूँगा। आपको याद है देसी स्वाद, देसी बीज से देसी खाद, ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि ये हिंदी में रीड नहीं कर रहा है। ये आपको याद है, देसी स्वाद, देसी बीज से देसी खाद, अब खाने में डर लगता है, हर चीज़ में जहर लगता है, तो सोचो क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो रसायनों से और पेस्टिसाइडों से जान बचाएं, तो जैविक ही बोएं और जैविक ही खाएं। और आप सबको इस प्रोग्राम में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और ये देखो, ये क्या कह रहे हैं आपसे, ये आखिरी में मैंने दिखाया है, इनको ज़रा ध्यान से देखो, इनकी करुणा, ये क्या कहते हैं। एंड ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है इन्हीं को समर्पित है कि प्लीज़ मेल योर व्यूज़। ये तो आप देखिए, थिंक अबाउट द कैटल्स, काउज एंड बुल्स विच आर ऑन द रोड्स लुकिंग टूवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ देख रहे हैं। कभी आपकी ज़िंदगी के, हमारे यहाँ पर जब लोग किसानों के यहाँ कोई लड़की को देखने के लिए आते थे तो बोले यार ये कितने बैल जोड़ी का किसान है, वो 4 जोड़ी का है, कोई 5 जोड़ी का है, ऐसे करके उसकी मतलब पावर नापी जाती थी। आजकल इनकी स्थिति ये हो गई है, तो इनको ज़रा बचाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
आई विश यू विल गेट, मुझे मेरी बात मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश करी है. हाँ, प्लीज आस्क. थैंक यू वेरी मच. प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद. सर प्रशिक्षण होता है इसके लिए? हाँ, प्रशिक्षण होता है. नागपुर में ही है? नागपुर में भी होता है, नागपुर के बाहर भी होता है. हमारे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी प्रशिक्षण लिया है. नागपुर के बाहर कहाँ पर, जैसे नासिक में? हमारे पास हाँ, नासिक में भी हमारे पास 7 स्टेट हैं, सभी जगह जाके हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं. अभी हमने ये आपके रिसेंटली जो है 10-12 प्रोग्राम किए हैं. यहाँ गोंडखेरी में भी किए हैं, फिर आपके पूना में किया है, फिर अभी आप कभी नासिक में कर सकते हैं क्या? जरूर करेंगे, हमारा मन है. वहाँ पर एक बड़ा अच्छा वो है, एफपीओ है ना आपका, सह्याद्री, उसको मैं विजिट करना चाहता हूँ. कभी आइएगा. हमारे पास 10K वाला एक 5 नेचुरल फार्मिंग का कंपनी है. बहुत बढ़िया. तो उसके लिए हम लोग एक प्रशिक्षण करना चाहते हैं. तो यदि आप कुछ आप अपना एड्रेस मुझे मोबाइल नंबर दे दो, हम बहुत जल्दी एक प्रोग्राम चेकआउट करते हैं. राइट. और सर ये खरपतवार वाली जो स्लाइड थी आपकी, वो जरा एक बार दिखाएंगे? उसमें जो कांग्रेस था वो जरूर उसको क्या हम लोगों ने, यानी उसको उखाड़ के फेंकना नहीं है? हाँ, उसको उखाड़ के फेंकना नहीं है, उसको उपयोग करना है. अच्छा, उसको रखना ही है उधर ही? उसको उसका जूस निकाल के डाइल्यूट करके स्प्रे करो. अच्छा, लिक्विड, समझ गए? थैंक यू. ओके, ठीक है. ओके, थैंक यू. आई एम हैंडिंग ओवर टू यू, प्लीज. सर, ये खरपतवार की जूस किस तरीके से निकाली जाती है? हाँ, जूस के बारे में आपने जैसे आपने देखा होगा ना, चॉपिंग करते हैं हम लोग, जो चारा होता है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, चॉपिंग करके छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं, है ना. इसके बाद में उसकी जैसे हम चटनी नहीं बनाते हम लोग, तो ऐसे बड़े बड़े उसमें रख के और उसको एक कपड़े से फिल्टर कर लेते हैं. एक तो वो तरीका है. दूसरा, आप क्या करो, एक ड्रम ले लीजिए और ड्रम लेके आप ऐसा पूरा का पूरा उसमें डाल दीजिए और 2 दिन बाद उसको निकाल लीजिए, तो पूरा का पूरा पत्तियों का रस उसमें आ जाएगा. और कोशिश ये करो कि फ्लावरिंग स्टेज के पहले उसका करना है, फूल आने के पहले. धन्यवाद सर. मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अजय सिंह राजपूत सर, जो रीजनल डायरेक्टर है रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग नागपुर के. और मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा कि हमारा गोंडखेरी में जो रीजनल सेंटर है, आप सभी वहाँ पे विज़िट करें और देखें कि वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग का काम किस तरीके से हो रहा है. और मैं एग्रोविजन फाउंडेशन की तरफ से सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अमूल्य ऐसा मार्गदर्शन नैसर्गिक खेती के ऊपर यहाँ पे किया है. सर, नैसर्गिक खेती के ऊपर जितनी जनजागृति होनी चाहिए उतनी अभी है नहीं, और जिस तरीके से आपने इसमें उड़ान भरी है, ये इसके लिए हमारे पास बहुत कम शब्द है. और जो काम हम यहाँ आपका देख रहे थे कि नैसर्गिक खेती में किस तरीके से काम हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको. और आगे भी इस तरीके का तांत्रिक मार्गदर्शन हमारे सब किसान भाइयों को मिलता रहेगा, ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर प्लीज, सर आपका पर्सनल नंबर प्लीज. हाँ, हम लोग शेयर कर देंगे, सर का नंबर है. ठीक है. हाँ, इसके बाद मैं इसी विषय पे और रोशनी डालने के लिए सेंद्रिय शेती मानके प्रमाणीकरण, मराठीमध्ये हे प्रेझेंटेशन राहील, या हिंदीत पण सर बोलतील या ठिकाणी. आणि मी आमंत्रित करतो डॉक्टर प्रशांत नाईकवाडी सरांना. सरांचा दांडगा अनुभव आहे याच्यामध्ये की सेंद्रिय शेतीचं धोरण कशा प्रकारे असलं पाहिजे, आणि विपणन समिती सदस्य म्हणून सुद्धा त्यांनी महाराष्ट्र शासनासोबत काम केलेलं आहे. तर सरांना मी विनंती करतो की सेंद्रिय शेती मानके प्रमाणीकरण या विषयावर तांत्रिक मार्गदर्शन करावं. सर प्लीज. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रशांत नाईकवाडी, राज्य सल्लागार सेंद्रिय शेती योजना आणि विपणन व्यवस्था महाराष्ट्र शासन, त्याचप्रमाणे अध्यक्ष रेसिड्यू फ्री अँड ऑर्गॅनिक मिशन इंडिया फेडरेशन. खरं तर आत्ता तुम्ही राजपूत सरांनी वेगवेगळ्या विषयावर तुमच्याशी मार्गदर्शन केलं, तुमच्याशी चर्चा केली. त्याच संदर्भातली थोडी पुढची चर्चा की जोपर्यंत तुम्ही तुमचं प्रॉडक्ट जे आहे ते प्रमाणीकरण करत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याला खऱ्या अर्थाने सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक म्हणता येणार नाही. या प्रमाणीकरणाबद्दल माहिती मी तुम्हाला देणार आहे. त्याआधी आपल्याला सेंद्रिय शेतीची नेमकी गरज काय आहे या विषयावर मी थोडं 1-2-3 मिनटं मार्गदर्शन करणार आहे. आज जर आपण पाहिलं तर आपल्याला सेंद्रिय असेल किंवा नैसर्गिक शेती असेल, ही जर आपल्याला करायची असेल तर आज आपल्याला 2 गोष्टीतून त्याची गरज आहे.
एक तर मानवी आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही पाहिलं तर आज मानवी आरोग्याचे, पशुपक्ष्यांचे, प्राण्यांचे, एकंदरीत इन्व्हायरमेंट जे आहे, जे पर्यावरण आहे, या सगळ्यांचे मोठे इश्यू आहे. आणि या सगळ्याच्या दृष्टिकोनातून आपण जर पाहिलं तर आपल्याला आज सेंद्रिय शेती करणं अतिशय गरजेचं आहे. आज आपण जर पाहिलं तर आज आपल्याकडं मोठ्या प्रमाणात रासायनिक पेस्टिसाइड्स असतील, रासायनिक खतं असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रोथ हॉर्मोन्स असतील, याचा सर्रास वापर आणि मोठ्या प्रमाणात वापर हा शेतीमध्ये केला जातो आहे. आणि या सगळ्यामुळे एकतर आपली माती दूषित होते, दुसरं आपलं पाणी दूषित होते, तिसरं आपलं पर्यावरण दूषित होतं आहे. आणि या सगळ्यामुळे आज जर आपण पाहिलं तर मानवी आरोग्यावर प्रचंड वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार आलेले आहेत. याच्यामध्ये कर्करोगाचं प्रमाण जर तुम्ही पाहिलं तर प्रचंड वाढलेलं आहे. आज इंडियन काउन्सिल मेडिकल रिसर्च असं सांगतंय की 100 जर लोक असतील तर 100 लोकांमध्ये आज 9 लोकांना कर्करोग होतो आहे. आणि हेच प्रमाण 2025 पर्यंत साधारणतः 12 ते 14 इतकं वाढणार आहे. दुसरी आज जर आपण पाहिले तर महिलाशयांच्या गर्भाशयाचे आजार असतील, महिलांमध्ये जे स्तनाचे कर्करोग आहे याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतं आहे. लहान मुलांमध्ये सेलेबल पार्सी नावाचा एक आजार आहे, त्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतं आहे. आता हा सेलेबल पार्सी नेमकी काय आहे तर आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की आमची आजी किंवा आमचे आजोबा 90-95 वर्षाचे आहे, परंतु आज त्यांना कुठल्याही प्रकारचा शुगर नाही आहे किंवा त्यांना BP नाही आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्या घरात जे जन्मलेलं मूल आहे हे मतिमंद जन्मतं. हे कशामुळे होतं तर हे अतिरिक्त जे कीटकनाशकं आहे, हे कीटकनाशकं महिलेच्या गर्भाशयावर परिणाम करतात आणि मूल जे आहे ते मतिमंद जन्मतं, त्याला आपण सिलेबल पार्सी म्हणतो. त्याचप्रमाणे आज आपण पाहिलं तर अन्ननलिकेच्या कर्करोगांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतं आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जर आपण पाहिलं तर मानवी आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आज आपल्याला सेंद्रिय शेतीची अतिशय मोठ्या प्रमाणात नितांत गरज आहे. आणि दुसरी गोष्ट जर आपण पाहिली तर जी माती आहे त्या मातीच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा सेंद्रिय शेतीची अतिशय महत्त्वाची गरज आहे. आज जर तुम्ही पाहिलं तर आज आपल्याकडे शेती क्षेत्र एका वेगळ्या संकटात आहे. आज आपण वेगळ्या खतं जे आहेत, वेगवेगळ्या पॅरामीटरचे खतं आपण टाकतो आहोत, कितीतरी मोठ्या प्रमाणात आपण खतं टाकतो आहोत, परंतु जे उत्पादन आपल्याला यायला पाहिजे ते उत्पादन तितक्या प्रमाणात येत नाही. याचं कारण असं आहे की आपल्या शेतामधला जो ऑर्गॅनिक कार्बन आहे, ज्याला आपण सेंद्रिय कर्ब म्हणतो, या सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण अतिशय कमी होत चाललेलं आहे. आणि सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण जर कमी झालं तर तुम्ही जर पाहिलं तर जमिनीचा जो सामू आहे हा सामू मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेला आहे. आज आपल्याकडे सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं तर अल्कलाईन जमीन झालेली आहे, म्हणजे विम्लयुक्त जमिनीचा जो प्रकार आहे तो झालेला आहे. आणि विम्लयुक्त जमिनीचा प्रकार झाल्यामुळे जी कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी म्हणजे अन्नद्रव्य धरून ठेवण्याची जी जमिनीची क्षमता आहे ती क्षमता अतिशय कमी होत चाललेली आहे. आणि आज सरासरी जमिनीचा सामू हा 8 पर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे. तुम्ही जर पाहिलं 8 किंवा 8.5च्या पर्यंत जर आज पाहिलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे अन्नद्रव्य आहे, संतुलित अन्नद्रव्य पिकाला मिळत नाही आहे. आणि पिकाला जर संतुलित अन्नद्रव्य मिळाले नाही तर पिकांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या किडी येतात, पिकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग होतात. आज जर आपण पाहिलं तर ज्या बुरशी आहेत, म्हणजे जे आपण पावडरी मिल्ड्यू म्हणतो किंवा डाउनी मिल्ड्यू म्हणतो, ज्याला मराठीमध्ये केवडा म्हणतो, जर फॉस्फरस कमी असेल तर आपल्या पिकांवर डाउनी येतो. जर आपल्याकडे पोटॅशियम कमी असेल मातीमध्ये तर आपल्याकडे पावडरी मिल्ड्यू येतो. जर आपल्या पिकांमध्ये सल्फर कमी पडला तर रेड माइट्स आपल्या पिकांवर येतो. जर आपल्या पिकांमध्ये नायट्रोजनचं प्रमाण जास्त झालं तर पिकाच्या पानांच्या कडा लाल होतात. तर हे सगळ्या कशाचं द्योतक आहे तर आपल्याकडे जी माती आहे त्या मातीचं जे सामू आहे हा सामू अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेला आहे. आणि सामू वाढत चालला असल्यामुळे आपल्याकडे जी संतुलित आज आपण पाहिलं इंटिग्रेटेड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट जे सरांनी सांगितलं की संतुलित पोषण जे पिकांना मिळायला पाहिजे ते संतुलित पोषण पिकांना मिळत नाही. आणि त्याच्यामुळे आज आपल्याकडे जर पाहिलं तर आपण खतं जे आहेत हे खतं मोठ्या प्रमाणात जमिनीत टाकतोय. 2004 साली आता इंडियन काउन्सिल ॲग्रिकल्चर रिसर्चने सांगितलं आहे की सल्फर जो आहे हा सुद्धा मुख्य अन्नद्रव्यामध्ये आलेला आहे. म्हणजे नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर मुख्य अन्नद्रव्यामध्ये आलेला आहे, कारण त्याची मात्रा जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात पिकांना मिळत नाही आहे. आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचं प्रमाणसुद्धा अतिशय कमी प्रमाणात पिकांना मिळत आहे. आणि या सगळ्या दृष्टिकोनातून आपल्याला जर जमिनीच्या आरोग्यावर काम करायचं असेल तर आपल्याला सेंद्रिय शेती करणं अतिशय गरजेचं आहे. कारण जो सेंद्रिय कर्ब नावाचा घटक आहे हा सेंद्रिय कर्ब आपल्याला सेंद्रिय शेतीतून मिळणार आहे. जोपर्यंत आपण जमिनीच्या आरोग्याकडे लक्ष देणार नाही, जोपर्यंत आपण गोमूत्र असेल, शेणखत असेल, कंपोस्ट असेल,
नैसर्गिक संसाधनांचा जो वापर जो आपण जर वाढवला नाही तर आपला ऑर्गॅनिक कार्बन जो आहे हा ऑर्गॅनिक कार्बन वाढणार नाही. आज आपल्याला किमान 1% ऑर्गॅनिक कार्बन आवश्यक आहे. तो आपण संपूर्ण भारत देशामध्ये पाहिला तर 0.2 ते 0.6 इतका कमी आहे. आणि आपल्याला हा 1 पर्यंत न्यायचा असेल तर आपल्याला किमान 3 वर्ष वेगवेगळ्या प्रकारचे जे कंपोस्ट असतील, गांडूळ खत असतील, त्यानंतर पालापाचोळ्यापासून बनवलेली खतं असतील, मल्चिंग असेल, त्यानंतर आपल्या सहचारी पद्धतीने आपण 2 किंवा जास्त पिकं एकत्र घेणं असेल, असं जर केलं तर 3 वर्षानंतर आपला ऑर्गॅनिक कार्बन जो आहे हा 1% जाणार आहे. आणि जर ऑर्गॅनिक कार्बन आपला जर कमी असेल तर आपण जे अन्नद्रव्य देतोय ते अन्नद्रव्य पिकांना मिळत नाही आणि परिणामी पिकांवर मोठ्या प्रमाणात रोग आणि कीटकांचं प्रमाण येत आहे. त्याच्यामुळे दुसरी जी गोष्ट आहे की आपण सेंद्रिय शेती का केली पाहिजे तर आपल्याला जमिनीचं आरोग्य आणि अन्नद्रव्यांचा संबंध जो आहे हा संबंध आपल्याला मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला सेंद्रिय शेती करणं अतिशय गरजेचं आहे. आज जर आपण पाहिलं तर आज संपूर्ण जगामध्ये सेंद्रिय शेतीचा फार मोठा बोलबाला आहे. आज संपूर्ण जगामध्ये सेंद्रिय शेती केली जाते. आज ह्याच धर्तीवर आपल्या भारत देशामध्ये सुद्धा सेंद्रिय शेती आज मोठ्या प्रमाणात केली जाते. आज जर आपण शेतकऱ्यांचा आकडेवारीचा विचार केला तर भारत देश हा जगातला सगळ्यात मोठा 1 नंबरचा देश आहे. जवळपास 25 लाख लोक आज प्रमाणित सेंद्रिय शेती भारत देशामध्ये करतायत. आणि जर आपण सेंद्रिय शेतीखाली उत्पादन घेण्याचं प्रमाण पाहिलं, जर क्षेत्राचा विचार केला तर ऑस्ट्रेलियानंतर आज आपला 2रा क्रमांक लागतो. पूर्वी आपण 11व्या क्रमांकावर होतो, मागच्या वर्षी आपण 6व्या क्रमांकावर होतो आणि आत्ता जर आपण 31 मार्च 2024ची आकडेवारी पाहिली तर आपलं प्रमाण हे 2 नंबरवर आलेलं आहे. म्हणजे भारत देशामध्ये सेंद्रिय शेती करण्याचं प्रमाण अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. पूर्वी सेंद्रिय शेतीची सुरुवात जी आहे 5 नोव्हेंबर 1972ला इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गॅनिक ॲग्रिकल्चर मुवमेंट नावाची एक संस्था आहे. या संस्थेने हेले नावाचं जे शहर आहे फ्रान्समध्ये त्या ठिकाणी या संस्थेची सुरुवात झाली आणि आज संपूर्ण जगामध्ये ही संस्था सेंद्रिय शेतीचे मानकं असतील, सेंद्रिय शेतीचे तत्त्व असतील, सेंद्रिय शेतीचा व्यापार जो आहे हा सगळा ह्या संस्थेच्या अंतर चालतोय. आज जर आपण पाहिलं तर आपल्याकडे जे सेंद्रिय शेतीचे मानकं आहे हे संयुक्त राष्ट्र समितीच्या ज्या संस्था आहेत वेगवेगळ्या त्याच्यामध्ये आपल्याकडे कोडेक्स एलिमेंटरियस स्टँडर्ड असन, जे आपण अन्न खातो त्या अन्नासंदर्भात जे नियमन केलं जातं, जे कायदे केले जातात जागतिक स्तरावर ते कोडेक्स एलिमेंटरियस करतं. त्याची काही जी रूपरेषा आहे ती आपल्या सेंद्रिय शेतीच्या मानकांमध्ये आहे. आपण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ऐकलं, कोविड जो मध्ये आपला होऊन गेला तर कोविडमुळे आपल्याला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन कळालं. तर मानवी आरोग्याच्या संदर्भात आणि काय आपल्याला कायदे करता येतील जागतिक स्तरावर त्या संदर्भात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन काम करतं आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनची मानकंसुद्धा या सेंद्रिय मानकांमध्ये आहे. आणि तिसरी जर आपण पाहिली तर जगामध्ये कुठलाही माणूस उपाशी झोपता कामा नये यासाठी काम करणारी संयुक्त राष्ट्रसंघाची फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन जी आहे तर त्याचे सुद्धा शाश्वत शेतीचे जे नियमन आहेत ते सुद्धा सेंद्रिय शेतीच्या मानकांमध्ये अंतर्भूत केलेले आहे. आज जर आपण पाहिलं तर जागतिक स्तरावर सेंद्रिय शेतीचा मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम आहे. आज जर तुम्ही पाहिलं तर जगामध्ये शेतीचं डिपार्टमेंट सगळ्यात मोठं कुठलं आहे तो युनायटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चर म्हणजे अमेरिकेचं. तर अमेरिकेचा स्वतःचा सेंद्रिय शेतीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. संपूर्ण युरोपियन देशांनी त्यांच्यासाठी सेंद्रिय शेतीचा स्वतंत्र कार्यक्रम बनवलेला आहे, त्यांचा देखील एक कार्यक्रम आहे. त्याचप्रमाणे कॅनडाचा आहे, जपानचा आहे, इर्लंड आहे, इंग्लंड आहे, ऑस्ट्रेलिया आहे, इस्रायल आहे. या देशांचा वेगवेगळा सेंद्रिय शेतीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. त्याचप्रमाणे आज आपल्याकडे जर पाहिलं संपूर्ण जगामध्ये तर प्रायव्हेटसुद्धा ऑर्गॅनिक स्टँडर्ड आहेत. जर तुमचे बेसिक रिक्वायरमेंट म्हणजे जर तुमच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाप्रमाणे तुमचे शेत प्रमाणित केलं आणि जर तुम्हाला तुमचा माल निर्यात करायचा असेल, जर सपोज तुम्हाला तुमचा माल युरोपला निर्यात करायचा असेल तर नटूरलँड नावाचं एक स्टँडर्ड आहे, हे ॲडिशनल स्टँडर्ड आहे. ते जर तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये त्याचे जे नियमन आहे त्या नियमनाचं जर अंमलबजावणी केली तर तुमचा माल हा तुम्ही युरोपला एक्सपोर्ट करू शकता. त्यासाठी तिथं नटूरलँड नावाचं स्टँडर्ड आहे. जर तुम्ही जर्मनी, इटली, फ्रान्समध्ये जर गेलात आणि वेगवेगळ्या मॉलमध्ये फिरलात तर तिथं हे नटूरलँड नावाचं जे स्टँडर्ड आहे ते अतिशय फेमस आहे. दुसरं स्वित्झर्लंडचं बायोस्विस नावाचं स्टँडर्ड आहे. जर आपल्याला स्वित्झर्लंडला माल पाठवायचा असेल आणि तिथला बाहेर जर म्हटला की नाही मला बायोस्विसनी प्रमाणित पाहिजे तर आपल्याला त्याचं सुद्धा प्रमाणीकरण करता येतं. त्यानंतर जी बायोडायनॅमिक नावाची शेती आहे,
म्हणजे ग्रह नक्षत्र तारे याच्यावर जी आधारित शेती आहे, तर त्या शेती पद्धतीसाठी बायोडायनेमिक शेती पद्धतीसाठी डिमेटर नावाचं एक सर्टिफिकेशन स्टँडर्ड आहे. अशा पद्धतीने जे शेती केली जाते त्याचं प्रमाणीकरण डिमेटर स्टँडर्डने होतं. आणि सगळ्यात शेवटचं जर आपण स्टँडर्ड पाहिलं प्रायव्हेट स्टँडर्ड, तर गॉड नावाचं स्टँडर्ड आहे, ग्लोबल ऑर्गॅनिक टेक्स्टाईल स्टँडर्ड. हे आपल्या भारताच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण सेंद्रिय शेतीमध्ये आपण सगळ्यात जास्त निर्यात काय करत असू, तर आपण कपास, ऑर्गॅनिक कपास मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. आणि जी ऑर्गॅनिक कपास आपण आपल्या देशामध्ये पिकवतो त्या ऑर्गॅनिक कपासवर आपल्याला जिनिंग आणि प्रेसिंग, म्हणजे जे कपाशी जी आहे त्या कपाशीतली घाण काढणं, त्याच्या गाठी बनवणं, ही जी प्रक्रिया आहे जिनिंग आणि प्रेसिंगची, त्यासाठी हे गॉड्स जे आहे ग्लोबल टेक्स्टाईल ऑर्गॅनिक स्टँडर्ड, याची अतिशय मोठ्या प्रमाणात गरज लागते. आणि आज भारत देशामध्ये जेवढ्या जिनिंग प्रेसिंग इंडस्ट्री आहे, ज्या मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतायत, तर त्या सगळ्यांनी आज गॉड स्टँडर्ड घेतलेलं आहे. आणि आपल्या देशामधून सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात ऑर्गॅनिक निर्यात जर काही होत असेल तर तो ऑर्गॅनिक कॉटन होतो. त्याच्यामुळे गॉड स्टँडर्डसुद्धा अतिशय महत्त्वाचं आहे. जगाची आपण जर तुलना केली तर जगाच्या तुलनेमध्ये आपण साधारणतः 2001 मध्ये आपला देशाचा स्वतंत्र सेंद्रिय शेतीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आणला. तत्कालीन जे पंतप्रधान होते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी हा कार्यक्रम खरं इनिशिएट केला. आणि ॲपेडा ह्या कार्यक्रमाची सेक्रेटरी संस्था आहे. आता याच्यामध्ये फूड सेफ्टी स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियासुद्धा आलेलं आहे. आणि नॅशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गॅनिक प्रोडक्शन, म्हणजे जर आपल्या शेतकऱ्यांना जर ते सेंद्रिय शेती करत असतील आणि त्यांनी पिकवलेला माल जर दुसऱ्या देशामध्ये निर्यात करायचा असेल, तर त्यासाठी हे नॅशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गॅनिक प्रोडक्शन हे सर्टिफिकेशन स्टँडर्ड आपलं आणलं गेलं. तुम्ही पाहत असाल जे कमळासारखं जे चिन्ह आहे हे आपल्या प्रॉडक्टचं चिन्ह, हे चिन्ह ज्या प्रॉडक्टवर तुम्हाला दिसेल ते प्रॉडक्ट आपल्या ह्या कार्यक्रमाप्रमाणे सेंद्रिय प्रॉडक्ट आहे असं समजायला तुम्ही हरकत नाही. आज जर आपण पाहिलं तर ह्या कार्यक्रमामध्ये आता जवळपास 36 प्रमाणीकरण संस्था आहेत जे शेतकऱ्यांचं प्रमाणीकरण करतायत. आणि ज्या प्रमाणीकरण संस्थांचं इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन 65 प्रमाणे ॲक्रेडिटेशन झालेलं आहे. आज ॲपेडाने जवळपास 36 प्रमाणीकरण संस्थांना मान्यता दिलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये आता जवळपास 2 सर्टिफिकेशन बॉडी काम करत आहेत आणि संपूर्ण भारतामध्ये जवळपास 36 प्रमाणीकरण संस्था काम करतात. याच्यामध्ये मी राज्य शासनाचा सल्लागार आहे आणि आता महाराष्ट्र शासन स्वतःची प्रमाणीकरण संस्थासुद्धा करत आहे. त्यासाठीच्या सगळ्या तरतुदी झालेल्या आहेत. फक्त काही निकष जे आहेत त्या काही निकष जर आपले पूर्ण झाले तर आपल्या राज्याची सुद्धा स्वतंत्र प्रमाणीकरण यंत्रणा उभी राहणार आहे. आणि जी शेतकऱ्याचं प्रमाणीकरण जे आहे, ह्या ज्या योजना वेगवेगळ्या राज्याच्या येतात ह्या ह्या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रमाणीकरण होतं आहे. आज जर आपण पाहिलं तर आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन आता आपण राबवतो आहे. 2000 कोटी रुपयाची योजना आहे. या 2000 कोटी रुपयाच्या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा गट करणं, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणं, त्या शेतकऱ्यांच्या शेताचं प्रमाणीकरण करणं, त्या मालाचं विपणन करणं, त्यासाठी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी स्थापन करणं आणि त्यांना व्हॅल्यू ॲडिशन करण्यासाठी प्रक्रिया युनिटला चालना देणं. तर या सगळ्यासाठी जवळपास 2000 कोटी रुपयाची योजना ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये राबवली जाते. केंद्र आणि राज्य अशा दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबवली जाते. आणि आज जवळपास जर पाहिलं तर संपूर्ण राज्यामध्ये ही योजना राबवली जाते आहे. त्याच्यामुळे आज जर आपण पाहिलं तर ह्या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशनच्या अंतर्गतसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचं सर्टिफिकेशन आज आपल्या संपूर्ण राज्यामध्ये चालू आहे. आता आपण जर याची कार्यकारिणी पाहिली तर ॲपेडा याची जी सेक्रेटेरियट संस्था, सचिव संस्था आहे. ॲपेडा ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्सच्या अंडर काम करते, वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत. आणि ॲपेडाने काय केलेलं आहे की ह्या ज्या प्रमाणीकरण संस्था आहेत या प्रमाणीकरण संस्थांना मान्यता देणं, त्यांच्यावर देखरेख करणं, त्यांच्यावर कंट्रोलिंग करणं, त्या प्रॉपर काम करतायत की नाही त्यांचं ऑडिट करणं, ह्या सगळ्यासाठी एक नॅशनल ॲक्रेडिटेशन बोर्डची स्थापना केलेली आहे. आता हे नॅशनल ॲक्रेडिटेशन बोर्ड 2 गोष्टींना चालना देतं. एक पहिली गोष्ट की प्रमाणीकरण संस्थांना मान्यता देण्याचं काम करतं. जर प्रमाणीकरण संस्था त्यांच्या कामामध्ये काही कुचराण करत असतील, चुकीचं काम करत असतील तर त्यांच्यावर बंदी घालणं किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांना थांबवणं हे काम नॅशनल ॲक्रेडिटेशन बोर्ड काम करतं. आणि दुसरं काही प्रयोगशाळा ज्या आहेत तर त्या प्रयोगशाळांना सुद्धा हे नॅशनल ॲक्रेडिटेशन बोर्ड मान्यता देतं. आता या प्रयोगशाळेचा आणि ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा काय संबंध,
जर मी सर्टिफिकेशन इन्स्पेक्टर आहे आणि मी शेतकऱ्याच्या शेतावर जर प्रमाणीकरणाचं निरीक्षण करायला गेलो आणि मला जर असं आढळलं की शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये मळीपासून बनवलेलं खत वापरलं जातं, तर तुम्हाला माहिती असेल की मळीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हेवी मेटल्स असतात, जड धातू असतात, ज्याला आपण कॅडमियम म्हणतो, आर्सेनिक म्हणतो, किंवा आपल्याकडं निकेल आहे, कोबाल्ट आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचं मर्क्युरी आहे. तर हे जे हेवी मेटल आहे हे कार्सिनोजेनिक आहे. या मळीचं खत जर आपण आपल्या शेतामध्ये टाकलं आणि त्याचे औषध जर आपल्या पिकांमध्ये आले आणि ते पीक आपण जर खाण्यामध्ये आपलं आलं तर आपल्याला कर्करोग त्याच्यामुळे होऊ शकतो. म्हणून जे खत त्या शेतकऱ्यांनी टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये हेवी मेटल आहे की नाही हे तपासणं गरजेचं आहे आणि मग त्यासाठी सॅम्पलिंग करावं लागतं. मग ते सॅम्पलिंग आपण ह्या प्रयोगशाळांना पाठवायचं असतं. दुसऱ्या प्रकारचं जे टेस्टिंग आहे ते 277 प्रकारचे जे केमिकल पेस्टिसाईड आहे, केमिकल पेस्टिसाईड आहे, फंगीसाईड आहे, हार्बिसाईड आहे, केमिकल म्हणजे सिंथेटिक ग्रोथ हॉर्मोन आहे. तर याचं देखील आपल्याला म्हणजे जर त्या शेतकऱ्यांनी काही केमिकल मारल्याची शंका इन्स्पेक्टरला आली तर त्याचं आपल्याला पृथक्करण करावं लागतं, प्रयोगशाळेमध्ये त्याचं ॲनालिसिस करावं लागतं. आणि तिसऱ्या प्रकारचं जे ॲनालिसिस आहे, जर शेतकऱ्याने त्याच्या शेतामध्ये ब्लड मिल वापरलं असेल. आता ब्लड मिल म्हणजे काय, तर जे कत्तलखाने आहेत, जनावरांचं जे कत्तल होतं त्याच्यातून जे रक्त येतं त्या रक्तापासून खतं बनवले जातात आणि हे खत जर त्यांनी त्याच्या शेतामध्ये वापरलं असेल किंवा बोन मिल वापरलं असेल, म्हणजे हाडांच्या चुरांपासून बनवलेलं खत वापरलं असेल, तर याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पॅथोजन असतात. आता याच्यामध्ये इकोलाय आहे, क्लॉस्ट्रिडियम आहे, शिगेला आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅम्पिलोबॅक्टर आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅथोजन असतात की जे आपल्या खाण्यामध्ये जर आले तर आपल्याला मोठ्या प्रकारचे गंभीर इजा होऊ शकते. मग ह्या 3 प्रकारच्या टेस्टिंग करण्यासाठी नॅशनल ॲक्रेडिटेशन बोर्डला मान्यता दिलेली आहे आणि साधारणतः ह्या ज्या नॅशनल ॲक्रेडिटेशन बोर्ड आहे ते प्रमाणीकरण संस्था आणि ज्या प्रयोगशाळा आहेत त्यांना मान्यता देतं. आणि प्रयोगशाळा जर आपण पाहिल्या तर प्रयोगशाळा हे साधारणतः शेतकऱ्यांचं, त्याचप्रमाणे प्रक्रिया जे करतात म्हणजे सेंद्रिय मालावर प्रक्रिया करणारे इंडस्ट्रीज आणि व्यापारी जे आहेत, म्हणजे सेंद्रिय माल घेऊन त्याची निर्यात करणारी किंवा स्थानिक बाजारपेठेमध्ये विकणारे व्यापारी, याचं मोठ्या प्रमाणात प्रमाणीकरण करून घेऊ शकतात. आज जर आपण पाहिलं तर हा जो प्रमाणीकरणाचा कार्यक्रम आहे हा आता ऑनलाईन नोंदवलेला आहे. याच्यामध्ये ऑनलाईन प्रणाली आणलेली आहे. याच्यामध्ये जिओग्राफिकल जे इंडिकेशन म्हणजे जिओग्राफिकल पोझिशनिंग सिस्टीम ज्याला आपण म्हणतो, भौगोलिक निर्देशांक, म्हणजे आपलं शेत साधारणतः तुम्ही गुगल अर्थवर जर लॉन्जिट्यूड लॅटिट्यूड डिस्टन्स टाकलं तर आपलं ऑर्गॅनिक शेत कुठं आहे हे जगाच्या नकाशावर आपल्याला दिसतं. आता याच्यासाठी जिओग्राफिकल पोझिशनिंग सिस्टीम आणलेली आहे. याचा उद्देश असा आहे की जो शेतकरी आहे तो शेतकऱ्याचं एक तर डुप्लिकेशन होणार नाही, म्हणजे शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे जे सेंद्रिय शेतीचे गट आहेत, एक शेतकरी 10 गटांमध्ये दिसणार नाही, तो एकाच गटामध्ये राहील. म्हणजे त्याचा जो माल आहे तो माल त्याचं प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी करता येईल, म्हणजे खरंच या शेतकऱ्यांनी पिकवलंय का, ते कुठं विकलंय, जर त्याच्यामध्ये केमिकल सापडलं तर ते साधारणतः कुठल्या शेतकऱ्याकडून आलेलं आहे याची ट्रेसेबिलिटी आपल्याला याच्यामधून घेता येते. त्यासाठी हे GPS पोझिशनिंग सिस्टीम आता या प्रमाणीकरण यंत्रणेमध्ये आणलेली आहे आणि ही सगळी यंत्रणा आता म्हणजे ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला सुद्धा त्याच्या नोंदणी ऑनलाईन करता येतात, प्रमाणीकरण संस्थेला सुद्धा त्याच्या नोंदणी ऑनलाईन करता येतात, प्रमाणीपत्र सुद्धा ऑनलाईन होतं. फक्त तुमच्या शेतावर जे इन्स्पेक्शन तो प्रामाणिक इन्स्पेक्टर करतो ते ऑफलाईन करतो. तो तुमच्या शेतावर येतो, त्याला जर काही डाऊट्स आले तो त्याचं सॅम्पलिंग करतो, नॅशनल ॲक्रेडिटेशन बोर्डच्या लॅबला पाठवतो आणि जर ते रिपोर्ट क्लिअर आले तर तुम्हाला सेंद्रिय शेतीचं प्रमाणीकरण करता येतं. आज जर आपण पाहिलं तर जो सेंद्रिय शेतीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे परिशिष्ट घालण्यात आलेले आहेत. आता हे जे परिशिष्ट आहेत या परिशिष्टाप्रमाणे जर आपण पाहिलं तर आज आपण शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने कशाचं प्रमाणीकरण करू शकतो. तर आज आपण पाहिलं तर एक जर शेतकरी असेल, वैयक्तिक शेतकरी, तो त्याच्या शेताचं प्रमाणीकरण करून घेऊ शकतो. दुसरं, किमान 25 शेतकरी, जास्तीत जास्त 500 शेतकरी, असं गटामध्ये सेंद्रिय शेतीचं आपल्याला प्रमाणीकरण करता येतं. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, जे पाळीव प्राणी आहेत, दुग्धजन्य पाळीव प्राणी, यांचं सुद्धा प्रमाणीकरण करता येतं. मग तुम्हाला ऑर्गॅनिक मिल्क मिळतं, ऑर्गॅनिक मीट मिळतं, ऑर्गॅनिक मटन मिळतं, ऑर्गॅनिक एग्ज मिळतात किंवा ऑर्गॅनिक तुमच्या दुधापासून तयार झालेले प्रॉडक्ट्स मिळतात. त्याचप्रमाणे जैविक निविष्ठांचं प्रमाणीकरण होतं. आपण जर शेती करत असू तर आपल्याकडं बायो फर्टिलायझर, बायो पेस्टिसाईड आपण त्या शेतामध्ये वापरणं गरजेचं आहे. तर मग नेमकी कुठल्या निविष्ठा आपण आपल्या शेतामध्ये वापराव्यात,
तर ज्या निविष्ठांचं प्रमाणीकरण झालेले आहेत, ह्या ज्या प्रमाणीकरण संस्था आहेत, ह्या प्रमाणीकरण संस्था 36 प्रमाणीकरण संस्था त्या शेतातल्या जे म्हणजे ज्या निविष्ठा आपण आज विकल्या जातात बायो फर्टिलायझर, बायो पेस्टिसाइड म्हणून, त्याचं प्रमाणीकरण करतात. आणि ज्या निविष्ठांचं प्रमाणीकरण झालेलं आहे अशा निविष्ठा आपण आपल्या शेतामध्ये वापरू शकतो. त्याचप्रमाणे प्रक्रियेचं प्रमाणीकरण केलं जातं. सेंद्रिय प्रक्रिया म्हणजे काय? सपोज माझी शेती आहे आणि मी सेंद्रिय पद्धतीने आंबा पिकवलेला आहे आणि त्या आंब्याचा मला ज्यूस काढायचा आहे आणि तो ज्यूस ऑर्गॅनिक ज्यूस म्हणून मला विकायचा आहे. तर त्या सेंद्रिय आंब्यावर जी प्रक्रिया केली जाते तर ती सेंद्रिय पद्धतीने केली जाते की नाही हे पाहण्यासाठी एक वेगळे स्टँडर्ड आहे आणि त्यासाठी अशा प्रक्रिया युनिटचं सुद्धा इन्स्पेक्शन केलं जातं. त्यानंतर सेंद्रिय व्यापार जे आहे, सेंद्रिय व्यापार म्हणजे ऑर्गॅनिक ट्रेडिंगचं सुद्धा सर्टिफिकेशन होतं. म्हणजे ऑर्गॅनिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून माल आपण घ्यायचा आणि तो स्थानिक बाजारपेठेत विकायचा किंवा आपण निर्यात करायचा, एक्सपोर्ट करायचा, त्याचं सुद्धा ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन होतं. त्यानंतर जंगली वनस्पती जे आहेत, आवळा असेल, रिठा असेल, ब्राह्मी असेल, आता 7 सिस्टरचं सरांनी सांगितलं होतं, तर आपल्याकडे मोठमोठ्या प्रमाणात हे आवळा, रिठा, शिकाकाई, ब्राह्मी ह्या ज्या जंगली वनस्पती आहे याला प्रचंड मेडिसिनल व्हॅल्यू आहे आणि याला युरोपमध्ये आणि अमेरिकेमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. मग आपल्याला ह्या मागणी असलेल्या वस्तूंचं सुद्धा प्रमाणीकरण करता येतं. आदिवासी जे शेतकरी आहेत, या आदिवासी शेतकऱ्यांकडून ह्या वस्तू जर आपण गोळा केल्या तर त्याचं प्रमाणीकरण करता येतं. आज जर आपण पाहिलं तर साल नावाचं एक सीड आहे, म्हणजे जसं साग असतो तसंच साल नावाचं झाड असतं आणि त्याला छोटे छोटे असे फळं येतात. हे फळं आदिवासी शेतकरी गोळा करतात आणि एक मनोरमा नावाची इंडस्ट्री त्यांना देतात. ते त्या फळापासून हार्ट ऑइल तयार करतात किंवा हार्ट बटर तयार करतात. म्हणजे जे आज वेगवेगळ्या कॅडबरीज आहेत परदेशामध्ये जे बांधतात, तर त्या कॅडबरीजमध्ये हे बटर वापरतात जे हृदयासाठी अतिशय चांगलं आहे. तर अशा पद्धतीचं जंगली वनस्पतींचं सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन करता येतं. त्यानंतर सेंद्रिय मधमाशी पालन, म्हणजे आपण ज्या पेटांमध्ये मधमाशी पालन करतो त्याचं सुद्धा ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन करता येतं आणि ते जे हनी आहे, ते मध आहे, ते आपल्याला ऑर्गॅनिक म्हणून विकता येतं. त्यानंतर आपल्याला पाळीव प्राण्यांचं सुद्धा, म्हणजे जे पाण्यातले पाळीव प्राणी आहेत, म्हणजे फिश असतील, ऑक्टोपस असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रॉन्स असतील, याचं सुद्धा ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन करता येतं. फक्त याचं प्रॉब्लेम असा आहे की युरोपमध्ये याला चालना मिळालेली आहे. आपल्याकडं पाणी आज तुम्ही पाहिलं तर तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात ते शुद्ध नाही आहे आणि पाणी जर आपण पाहिलं तर पाणी हे युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट आहे, म्हणजे वैश्विक द्रावण आहे आणि पाण्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी मिक्स होऊ शकतात, वेगवेगळ्या प्रकारची प्रदूषकं मिक्स होऊ शकतात. ते सहजासहजी वेगळे करता येत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला याचं प्रमाणीकरण करायला अडचण येते, परंतु बाहेरच्या देशांमध्ये त्याला मान्यता मिळालेली आहे. आता आपल्याला हे जे प्रमाणीकरण करायचं असेल तर हे कसं केलं पाहिजे? एक तर तुम्हाला सर्टिफिकेशन स्टँडर्डची माहिती पाहिजे. त्यानंतर तुम्ही त्या स्टँडर्डची माहिती, आता स्टँडर्ड म्हणजे काय, तर शेतकऱ्याने त्याच्या शेतामध्ये साधारणतः नांगरणीपासून तर तो माल विकेपर्यंत कुठली काळजी घ्यावी की जेणेकरून त्याचा माल जो आहे हा प्रदूषित होणार नाही. म्हणजे आज जर आपण पाहिलं तर ऑर्गॅनिकला अनन्यसाधारण महत्त्व आज संपूर्ण जगामध्ये आहे आणि याच दृष्टिकोनातून हे स्टँडर्ड बनवण्यात आलेले आहे की जेणेकरून ग्राहकांचा विश्वास त्याच्यावर बसेल. म्हणजे एखादी वस्तू आज जर तुम्ही मार्केटमध्ये जर पाहिली आणि जर त्यांनी तुम्हाला शेतकऱ्याने जर सांगितलं की नाही हे सेंद्रिय आहे, तर तुम्ही कशावरून हे सेंद्रिय ओळखायचं? तर त्याचं प्रमाणीकरण आहे का हे तुम्ही त्याला विचारलं पाहिजे. म्हणजे याचं सर्टिफिकेशन झालेलं आहे का? जर सर्टिफिकेशन असेल, हे NPOPचं प्रमाणीकरण असेल किंवा PGSचं प्रमाणीकरण असेल, तर हा माल खऱ्या अर्थाने सर्टिफाईड आहे असं आपण समजून तो घेऊ शकतो. म्हणजे एक प्रकारची विश्वासार्हता जी आहे, प्रमाणीकरण म्हणजे काय, तर एक प्रकारची विश्वासार्हता जी आहे ती विश्वासार्हता याच्यामध्ये आहे. याच्यामध्ये आपल्याला डॉक्युमेंटेशन करावं लागतं, नियोजन करावं लागतं, याला फीस द्यावी लागते आणि नोंदी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ठेवाव्या लागतात. दुसरं, डॉक्टर राजपूत सरांनी PGSचं सांगितलं. ज्या शेतकऱ्यांना त्यांचा माल निर्यात करायचा आहे त्या शेतकऱ्यांनी नॅशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गॅनिक प्रोडक्शन NPOPचं प्रमाणीकरण केलं पाहिजे. परंतु ज्या शेतकऱ्यांना त्यांचा माल स्थानिक बाजारपेठेमध्ये विकायचा आहे तर अशा शेतकऱ्यांनी पार्टिसिपेटरी गॅरंटी सिस्टीम म्हणजे सहभागिता हमी प्रमाणीकरण योजनेचं प्रमाणीकरण केलं पाहिजे. आता हे सरांनी सांगितलं आहे त्याच्यामुळे मी त्याच्यामध्ये जास्त तुम्हाला सांगत नाही कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे. साधारणतः त्यांचं NCO जे आहे, नॅशनल सेंटर फॉर ऑर्गॅनिक फार्मिंग, हे त्याची सेक्रेटरी संस्था आहे आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याणकारी जे मंत्रालय आहे
त्याच्या अंतर्गत हा प्रोग्राम रन केला जातो. याच्यामध्ये किमान 5 शेतकरी, जास्तीत जास्त 20 शेतकऱ्यांचा गट करता येतो आणि हे शेतकरी स्वतःच त्या शेताचं प्रमाणीकरण करून घेतात. त्यांना मदत करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रादेशिक परिषदा आहेत, जे NGO असू शकतात, फार्मर प्रोड्युसर कंपनी असू शकतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्था असू शकतात, ज्या शेतकऱ्यांना मदत करतात. आणि या प्रादेशिक परिषदेंना मंजुरी RCOF देतं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. आणि देशामध्ये जर आपण पाहिलं तर म्हणजे NCOFच्या 9 प्रादेशिक परिषदा आहेत. या 9 प्रादेशिक परिषदा याच्या विभागीय परिषदा आहेत आणि साधारणतः हा कार्यक्रम जो आहे हा स्थानिक बाजारपेठेसाठी आपल्याकडं चालवला जातो. आता एक शेवटच्या प्रकारचं स्टँडर्ड फूड सेफ्टी स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने आणलेलं आहे. ज्या व्यापाऱ्यांचा टर्नओव्हर 12 लाखापेक्षा जास्त आहे आणि जे सेंद्रिय माल पॅक करून मार्केटमध्ये विकतात, तर त्यांच्यासाठी जैविक भारत नावाचा लोगो आणलेला आहे. एक तर तो माल NPOP प्रमाणे प्रमाणित असावा किंवा PGS प्रमाणे 3 वर्ष पूर्ण झालेले असावे, 100% प्रमाणित असावा. आणि तो जर झाला असेल तर FSSAIच्या जी वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवर जाऊन जैविक भारत लोगोवर तुम्ही त्याचं रजिस्ट्रेशन करू शकता आणि हा लोगो तुम्हाला त्या ठिकाणी लावावा लागतो. तुमचा माल हा मार्केटमध्ये ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस फूड इन्स्पेक्टर जे आहेत, हे फूड इन्स्पेक्टर तो माल कलेक्ट करतात आणि त्याचे ॲनालिसिस करतात. जर त्याच्यामध्ये काही तफावत आली तर इंडियन पिनल कोड प्रमाणे तुम्हाला शिक्षेची तरतूद त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. किमान 6 महिन्याचा कारावास आणि किमान 50,000 रुपयाचा दंड असे प्रावधान शिक्षेची याच्यामध्ये केलेली आहे. म्हणजे एका अर्थाने प्रामाणिकपणे सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संरक्षण आणि ग्राहकांना संरक्षण देण्याचं काम हे फूड सेफ्टी स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने केलेलं आहे. आणि आता हा कायदा जो आहे तो 18 एप्रिल 2018 पासून लागू झालेला आहे. आणि आज मोठ्या प्रमाणात आता जे स्टँडर्डचं मॉडिफिकेशन होतं आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा फूड सेफ्टी स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचा मोठा रोल आहे. आता हे जे प्रमाणीकरणाचे स्टँडर्ड आहेत, हे प्रमाणीकरणाचे स्टँडर्ड वेगवेगळे आहेत. म्हणजे साधारणतः किती वर्षाचा काळ लागतो, तर 3 वर्षाचा काळ साधारणतः प्रमाणीकरणासाठी लागतो. भूप्रदेश कसा असावा, तर साधारणतः जैविक ज्या गोष्टी आहेत त्या जैविक गोष्टींचा वापर जास्त झाला पाहिजे. एक प्रकारचं पीक नको, मोनोक्रॉपिंग नको, वेगवेगळ्या प्रकारचे पिकं आपण लावले पाहिजे. आंबेली फेरी नावाचा जो वर्ग आहे, या आंबेली फेरी नावाच्या वर्गाची पिकं आंतरपिकं म्हणून आपण लावले पाहिजे. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारची उत्पादनात विविधता आपल्या पाहिजे, म्हणजे सहचारी पद्धतीने पिकवलेले पिकं आपल्याकडं पाहिजे. त्याचप्रमाणे कुठल्याही प्रकारचं कीटक रोग आणि जे आपल्याकडं जे तण आहे त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं कीटकनाशक किंवा कुठल्याही प्रकारचं तणनाशक किंवा कुठल्याही प्रकारचं बुरशीनाशक वापरायचं नाही आहे. दूषितीकरणाचं नियंत्रण करायचं आहे. जर शेजारचा शेतकरी रासायनिक शेती करत असेल तर त्याच्या आणि आपल्या शेतामध्ये एक साधारणतः अंतर ठेवायचं आहे 5 फुटाचं, आणि ज्याला बफर झोन असं म्हणतो. अशा पद्धतीने दूषितीकरणाचं नियंत्रण करायचं आहे. पिकाची निवड आपल्याला करायची आहे. जे बियाणं आहे ते सेंद्रिय लावावं, पारंपरिक पद्धतीने लावावं. नाही काही मिळालं तर मार्केटमधून आणलेलं बिये लावावं, परंतु त्याच्यावर रासायनिक प्रक्रिया करू नये. अशा पद्धतीने आपल्याला हा जो कार्यक्रम आहे, हा कार्यक्रम याच्या अंतर्गत प्रमाणीकरण आपल्याला करून घेता येणार आहे. खरं तर हा विषय फार लेंदी आहे, परंतु आपल्याकडं वेळ कमी आहे. परंतु माझी तुम्हाला जर या विषयात तुम्हाला जास्त माहिती जर हवी असेल तर तुम्ही साधारणतः माझं सेंद्रिय शेती मानके आणि प्रमाणीकरण नावाचं पुस्तक आहे सकाळचं. त्याचप्रमाणे तांत्रिक दृष्टिकोनातून सेंद्रिय शेती नावाचं पुस्तक आहे आणि एक झिरो रेसिड्यू नावाचं पुस्तक आहे. हे सकाळनी प्रकाशित केलेली पुस्तकं आहेत. तुम्ही यूट्यूबवर जर गेला तर यूट्यूबवर माझे व्याख्यानं आहेत. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारची म्हणजे सह्याद्री वाहिनी असेल, ABP माझा असेल, साम TV असेल, इथंसुद्धा तुम्हाला माझे लेक्चर दिसतील. तुम्ही ॲग्रोव्हिजननी मला आपल्या सगळ्यांसमोर बोलण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचं आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. हो मिळेल, इथं दिलेलं आहे सर, तुम्ही घेऊ शकता. हो मी पण देईल, काही प्रॉब्लेम. लिंकवर आहे. धन्यवाद सर. हाँ पसंद सर, आइए प्लीज़. राजपूत सर प्लीज़ आइए. धन्यवाद सर. नैसर्गिक शेती हा जो विषय आपण चर्चेला आज घेतला होता कार्यशाळेमध्ये, त्या विषयावरती सखोल असं मार्गदर्शन, तांत्रिक मार्गदर्शन आमच्या शेतकरी बांधवांना मिळालेलं आहे. आणि खास करून डॉक्टर प्रशांत सरांनी आता जे तांत्रिक मार्गदर्शन आपल्याला या ठिकाणी केलं आहे की सेंद्रिय शेतीचं प्रमाणीकरण आपल्याला कशा प्रकारे करता येईल. म्हणजे पार कृषीमध्येच नव्हे तर ॲनिमल हजबंड्रीमध्ये सुद्धा जर आपल्याला हा कन्सेप्ट
किंवा ही संकल्पना राबवायची असेल तर ती कशाप्रकारे राबवता येईल याचंसुद्धा त्यांनी अतिशय सुंदररित्या या ठिकाणी सादरीकरण केलेलं आहे. त्याकरता मी ॲग्रोव्हिजन फाउंडेशन 2024 तर्फे त्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि या विषयाशी संबंधित आपल्या प्रेक्षकांपैकी कुणाचा काही प्रश्न असेल तर प्रश्न आपल्याला घेता येईल. मॅडमसुद्धा या ठिकाणी आल्या आहे. मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं. तर काही प्रश्न असेल आपल्यापैकी कुणाचा या विषयावरती नैसर्गिक शेतीविषयी तर आपण तो घेऊया. नमस्कार सर. फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी थैंक यू, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है. मेरा 2 सवाल थे. पहला एक सवाल था कि जो हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए 3 साल का कालावधि देते हैं, तो उसके बाद जो सर्टिफिकेशन होता है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन राइट फ्रॉम डे 1 हमें सब कुछ दिखाने पड़ते हैं, और उसका फीस कैसे होता है, फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है? फी स्ट्रक्चर आप ये मान के चलो कि अगर 1 हेक्टर फार्म है आपका तो लगभग 8 से 12 हज़ार रुपये पर यानी कि 5 एकड़ के लगते हैं. 2 हेक्टर के लिए 8 से लेकर 12 हज़ार तक आपको फीस देनी पड़ती है. और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि आपका डेली रूटीन क्या है फार्म के ऊपर, आपका फर्टिगेशन प्रोग्राम क्या है, पेस्ट डिसीज एंड वीड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, वो सब दिखाना पड़ता है. अगर जो इंस्पेक्टर है उसको अगर कुछ शक होता है आपके ऊपर कि आप मे बी कुछ पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो, तो आपका सैम्पलिंग किया जाता है और उसके आधार पर आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलता है. और ये कंटिन्यूसली ये कंटिन्यूस करना पड़ता है. हाँ, तो ये हर साल करना पड़ता है? हर साल उसका रिन्यूएशन करना पड़ता है. और तो हर साल 8 से 12 हज़ार रुपये इतना देना पड़ता है सर. लेकिन जो सामान्य नहीं, किसान इसमें क्या है है सर, दूसरा जो योजना है ये अगर आप योजना में जाएंगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी है और अलग अलग गवर्नमेंट भी है, अलग स्टेट की गवर्नमेंट भी है, तो वो प्रोत्साहन पर काफ़ी अभी योजना ला रही है. और अगर आपने पीजीएस करवा लिया तो पीजीएस में पैसा नहीं देना पड़ता है, तो आप पीजीएस भी उसमें कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. तो प्रिया बाई द फार्मर्स है, बहुत मतलब नॉमिनल ही है, समझिए 700 800 700 800 रुपये, 700 ओनली. अच्छा. तो वो बहुत ही नॉमिनल है. बाकी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अब आप PKY स्कीम के थ्रू आते हो तो सारा पैसा गवर्नमेंट देती है, आपका कुछ नहीं लगता. आपको ग्रुप सर्टिफिकेशन कराएंगे आप, इंडिविजुअल ना करके ग्रुप में कराइए, उसमें ज़्यादा बहुत ही नॉमिनल हो जाता है. और NPOP का भी अगर आप ग्रुप में करवाते हो तो 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति हेक्टर इतना ही चार्ज आपको लगता है. ओके. लेकिन वो ग्रुप में करना चाहिए. जरूर. अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो NPOP का करो, अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना है तो PGS बेटर ऑप्शन है. थँक यू. सर, जो आपने दूसरा सवाल ये था की जे औषधी वनस्पती गोळा करण्याचं सर्टिफिकेशन, हाँ हाँ हाँ. सो फॉर दैट यानी वो हम खुद अगर उगाते हैं तो भी वो सर्टिफिकेशन हमें हाँ, मिल सकता है या सिर्फ होता है. नहीं जो होता है ट्राइबल तो लोग हैं? वो क्रॉप प्रोडक्शन के अंडर आ जाएगा. अगर आप अच्छा. जंगल में से नहीं लाते हो तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंडर आ जाएगा और मिल सकता है. काफ़ी फार्म अभी कर रहे हैं लोग. और फिर ये जो हमने सैपलिंग्स दिए हुए हैं, हाँ, तो वो उसका भी कुछ होता है कि वो भी ऑर्गेनिक ही लेने चाहिए, या फिर अगर ऐसा है तो फिर वो ऑर्गेनिक सैपलिंग्स वगैरह भी कहीं मिलते हैं या कैसा है? मिलते हैं. अगर नहीं मिला तो आप जो ट्रेडिशनल है, जो कन्वेंशनल है वो भी ले सकते. सिर्फ जो सीड ट्रीटमेंट होता है या फिर सैम्पलिंग के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो केमिकल ना हो, इतना हमें केयर करना पड़ता है उसमें. लो कि आपका कोई केमिकल पेस्टिसाइड ना जाए. हाँ. और ट्रेडिशनल भी ले सकते हो. और अभी जो प्रोसेस जो उन्होंने बताई हाँ. कि आपको कोई पेस्टिसाइड केमिकल नहीं डालना है, तो जंगल से नहीं ला रहे हो तो आप कर सकते हो. कर सकते हैं. नहीं, मैं ये क्यों पूछ रहा था क्योंकि अभी हमारे कुछ पेड़ पहले से ही लगे हुए हैं, अच्छा, तो अभी उन लोगों ने कैसा क्या यूज़ किया है कितने वो साल हुए हैं, कितने साल हुए हैं? 2 साल ही हुए हैं. कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके. ओके, ठीक. थैंक यू सर. थँक यू. नमस्कार सर. नमस्कार. मैं बजाज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूँ. मैं इसमें साइंस में पढ़ाता हूँ बट मैं उनके साथ कोलैबोरेट भी करता हूँ. हमारे यहाँ 48 एकर्स का ऑर्गेनिक फार्म है जो पिछले 20 साल से ऑर्गेनिक खेती ही कर रहा है. बहुत बड़ा हिस्ट्री है उसका. मुझे ये पूछना था, जब आप बोल रहे थे कि हेवी मेटल का क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन या उसका काउंटिंग करना पड़ता है, और पेस्टिसाइड रेसिड्यू भी करना पड़ता है, तो ये सारा वो इंस्पेक्टर करके देता है या हमें करवाना
करके रखना पड़ता है? नहीं, इसमें क्या है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप मान के चलो कि इंस्पेक्टर आपके वहाँ आया है, हाँ। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या मिलते हैं इसके ऊपर तय है। ओके ओके ये जो टेस्टिंग है ये कंपलसरी नहीं है। अगर उसको लगा कि आपने जैसे बोला कि 20 ईयर्स से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉलो कर रहे हो, अगर उसको लगा कि नहीं ये आप जेन्युइनली कर रहे हो तो वहाँ नेसेसरी नहीं है। ये हम करके रखें तो भी कोई फायदा तो है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसका मोस्टली फायदा नहीं होता है, थोड़ा प्लस पॉइंट मिलता है। Plus point. लेकिन अगर उसको डाउट आया ऑब्जेक्टिव एविडेंस में, अगर उसको कोई हाँ। लगा कि नहीं कोई गड़बड़ है, तो वो सैंपलिंग करता है और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड लैबोरेटरी को भेजता है। सर दूसरा एक क्वेश्चन था कि साल भर जितने भी क्रॉप्स हम वहाँ लेते हैं उसका कुछ हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखने पड़ते हैं, या कि भाई हमने कौन से प्लांट लगाया, कौन हाँ, से, जैसे कि हल्दी जो- करते हैं हम काफ़ी। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना सर, हाँ हाँ उसमें साल भर का प्रोग्राम आपको देना पड़ता है। तो उसमें मेन क्रॉप क्या है, ओके या आपकी जो सीजन है, अकॉर्डिंग टू सीजन आपको कौन से क्रॉप आप लगाओगे, ओके उसमें इंटर क्रॉपिंग है क्या, मिक्स हाँ, क्रॉपिंग है क्या, हाँ हाँ आपके जो बाउंड्रीज है उसके ऊपर भी कुछ पेड़ है तो उसको भी मेंशन करना पड़ता है। ओके तो वो ओके पहले साल ही आपको भरना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके और उसका फर्टिगेशन प्रोग्राम, पेस्ट डिसीज एंड वीड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी आपको देना पड़ता है। ओके ओके तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर आके वो जांच करता है। ओके आप क्या सजेस्ट करते हो, क्योंकि हमारा कॉलेज है ये, ऑफ कोर्स वो एग्रीकल्चर कॉलेज नॉन ग्रांटेड है, तो हमने एनपीओपी के लिए जाना चाहिए या जैसे कि सर बोल रहे थे अगर एक्सपोर्ट आप करना चाहते हो हाँ तो आपको एनपीओपी करना पड़ेगा। अगर Okay. डोमेस्टिक मार्केट में जाना चाहते हो तो पीजीएस बेटर है। PGS और अगर आप पीजीएस करते हो हाँ और आपको पीजीएस करने के बाद एनपीओपी करना है, हाँ तो एनपीओपी का 1 साल कम हो जाता है। ओके तो आप पीजीएस में जाकर फिर एनपीओपी भी करवा सकते हो इस केस में। थैंक यू sir. थैंक यू Thank you थैंक so यू much. सर। एक और बात बताना चाह रहा था मैं कि thank you. इसमें भी एक Thank you. अभी चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, कि the नाम्स अगर हमारे सेम हैं तो एक्सपोर्ट भी करने का अभी चल रहा है, इट इज इन द पाइपलाइन। थँक्यू सर थँक्यू. हे सभागृहामध्ये शीतल मॅडम उपस्थित आहे. मॅडमला मी अशी विनंती करतो की त्यांनी मंचावरती आपलं स्थान ग्रहण करावं. आजच्या या सत्रामध्ये नैसर्गिक शेती हे जे सत्र आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे त्यामध्ये प्रश्न आहे. हा घेऊया. थोडक्यात विचारा, थोडक्यात एकदम शॉर्टमध्ये प्लीज, थोडक्यात. सर मी संत्रा आणि मोसंबीची हे करतो, फळबाग शेती करतो, पण त्याचा विक्रीचाच प्रश्न येऊन आला सर. त्याचा विक्रीचा प्रश्न येतो आहे. विक्रीचा प्रश्न. तुम्ही सर्टिफिकेशन केलेलं आहे आहे का? आमचा ग्रुप आहे, केला आहे, सर्टिफिकेशन आहे माझ्याकडे. कुठलं आहे? इथूनच पिंपळाईकडे म्हणून गाव आहे, आमचा तालुका आहे, कळमेश्वर तालुक्यामध्ये. माझा नंबर आहे 598104886. मला फोन करा किंवा आपण कार्यक्रम संपला का भेटू आपण. ठीक आहे सर. थँक्यू सर.